अभिनव झा की अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एंटरप्रेन्योर के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कैपेसिटी टू बियर रिस्क। अगर आपके पास लैंड, लेबर, कैपिटल तीनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लेकिन आपके पास रिस्क लेने की क्षमता नहीं है, तो आप बिज़नेस नहीं कर सकते हो। किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर सकते हो। इसको बोला गया एंटरप्रेन्योरशिप कहा गया। यानी कि जो बाकी फिक्स्ड ऑफ प्रोडक्शन को प्रोसेस करके प्रोडक्शन करने का रिस्क बियर करता है। ठीक है? जो भी रिस्क बियर करेगा उसको क्या बोलेंगे? एंटरप्रेन्योर कहेंगे। ठीक है, रिस्क बियर करने की क्षमता को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। अब जहाँ तक रिस्क की बात हम लोग करते हैं तो रिस्क कई प्रकार का होता है। एक तो फाइनेंशियल रिस्क, सबसे बड़ा रिस्क आप लोग जानते हो फाइनेंशियल रिस्क, कि पैसे के लॉस होने का संभावना होता है, इसको फाइनेंशियल रिस्क बोलते हैं। दूसरा टेक्नोलॉजिकल रिस्क बोलते हैं, मतलब आपने मान लीजिए सीडी मेकिंग का बिजनेस चालू ही किया था, तभी पेन ड्राइव आ गया और आजकल आपको पता है कि पेन ड्राइव भी हट चुका है और आपका सी टाइप वाला पेन ड्राइव आ गया है। तो ये जो रिस्क है, जिसने पेन ड्राइव के लिए इतनी मशीन लगाई होगी, इतना इंडस्ट्री फैक्ट्री बैठाया होगा, तो वो आपका रिस्क हो गया, तो टेक्नोलॉजिकल रिस्क कहलाया। फिर आपका सोशल रिस्क हो सकता है, उसके बाद जो है आपका क्या बोलते हैं उसको, इकोनॉमिकल रिस्क हो सकता है। देखिए फाइनेंशियल रिस्क से ब्रॉड टर्म है इकोनॉमिकल रिस्क, ठीक है? उसके बाद आपका पॉलिटिकल रिस्क हो सकता है, तो ये सारे रिस्क होते हैं, तो जिसको बियर करने की क्षमता होती है। फिलहाल जो है, जहाँ तक बात होती है कितने प्रकार के रिस्क होते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, मैंने एडिशनल आपको बता दिया। जहाँ तक जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ, स्टडी मटेरियल को ध्यान में रखकर बताता हूँ, स्टडी मटेरियल की बातें ही मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कोशिश करी है कि स्टडी मटेरियल की सारी बातों को मैंने कवर कर लिया है, हर चीज़ को बताया। सबसे पहले एंटरप्राइज़ जो वर्ड आपने देखा, एंटरप्रेन्योर शब्द देखा, इसको अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है। ये एंटरप्रेन्योर को एंटरप्राइज़ भी बोला जाता है। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है, इसको अलग-अलग नाम से पुकारा जाता है। एंटरप्राइज़ भी बोला जाता है, ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है, ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है। उसके बाद इसको जो है मैनेजर भी बोला जाता है, मैनेजर भी बोला जाता है, और इसको रिस्क टेकर भी कहते हैं। तो अलग-अलग नामों से इसको पुकारा जाता है, ठीक है? बहरहाल एक ही चीज़ है सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पर अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है। तो जो बाकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, इसको प्रोसेस करके प्रोडक्शन को अंजाम देता है, इसी को एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। ये मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कह सकते हो इसको। इसी को रिवार्ड मिलता है, जितना रिस्क लेंगे ना, हायर द रिस्क हायर द गेन, तो इसी को रिवार्ड मिलता है। रिवार्ड क्या होता है एंटरप्रेन्योर का? तो प्रॉफिट होता है। अब एंटरप्रेन्योर जो होता है, एंटरप्रेन्योर अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको एंटरप्रेन्योर कहा गया। तो आपको एंटरप्रेन्योर जब कहा गया, तो आपका गेन और लॉस का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है, अल्टीमेटली आपको बर्डन लेना पड़ेगा। तो ये सारी बातें जो है ना, मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में बताई गई है। जब हम लोग मीनिंग की बात करते हैं, तो बोला गया है कि एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है, एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन। एंटरप्रेन्योर एक पर्सन होता है, सीधे शब्दों में एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, एक पर्सन होता है, ठीक है? जो कि आपका बहुत सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करके सही प्रोपोर्शन में उसका प्रोसेस करके आउटपुट जो है ना प्रोडक्शन करता है और गेन और लॉस के रिस्क को बियर करता है। जब एंटरप्रेन्योर के फीचर्स की बात हम लोग करते हैं ना, तो यहाँ पर बहुत सारी बातें आती है। फीचर्स की बात हम लोग करते हैं, तो पहला फीचर में आप बोल सकते हो कि इसको ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्राइज, मैनेजर, रिस्क टेकर के नाम से पुकारा जाता है। ये भी एक फीचर्स है। अल्टीमेट रिवार्ड के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है, गेन और लॉस के लिए। एंटरप्रेन्योर का ही फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है रिवार्ड के लिए, प्रोडक्शन को अंजाम देने के लिए। एंटरप्रेन्योर के डायरेक्शन के आधार पे ही बाकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाए जाते हैं, काम करते हैं। लैंड, लेबर और कैपिटल, सारा कुछ एंटरप्रेन्योर का होता है। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो सकता है, या पार्टनरशिप फॉर्म हो सकता है, या फिर कंपनी के फॉर्म में हो सकता है, या अदर जो है पर्सन के फॉर्म में हो सकता है। इसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। इसीलिए यहाँ पर बोला गया एंटरप्रेन्योर इज ए पर्सन हु कंबाइंस वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो कंबाइन करता है सही प्रोपोर्शन में बहुत सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु कंबाइंस वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन राइट प्रोपोर्शन। राइट प्रोपोर्शन में जो है ना आपका ये करता है। अब जहाँ तक बात करते हैं कि एंटरप्रेन्योर के फंक्शन की बात करते हैं कि वो फंक्शन क्या करता है। पहले तो बोला कि बिजनेस को स्टार्ट करना और रन करना उसी का काम है। दूसरा, रिस्क लेना उसी का काम है, और रिस्क लिया उसके अलावा इनोवेशन करना भी उसी का काम है। कंटिन्यूअस इनोवेशन, यानी कि जब भी फंक्शन बोलता है ना एंटरप्रेन्योर का या एंटरप्राइज का फंक्शन की बात जब हमारी आएगी ना, तो वहां पर आपको सिर्फ एक चीज ध्यान में रखना है। क्या क्या ध्यान में रखना है? फंक्शन ऑफ एंटरप्राइज में आपको एक चीज ध्यान में रखना है, ये तीन चीजें यहाँ पर आ जाती है। कौन कौन सी तीन चीजें यहाँ पर आती है? तो फंक्शन में तीन चीजें आती है आपकी। पहली बात यहाँ पर बताई गई है कि इनिशिएट एंड रनिंग द बिजनेस, बिजनेस को स्टार्ट करना, इनिशिएट एंड रन, ये कर दिया, इनिशिएट एंड रन कर दिया। दूसरे फंक्शन की बात यहां पर बताई गई है रिस्क बियरिंग, रिस्क बियर करना।
और तीसरे की बात बताइए कंटिन्यूस इनोवेशन करना। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इंटरप्राइज के 3 फंक्शन होते हैं। कौन-कौन से 3 फंक्शन होते हैं? पहले बोला कि इनिशिएट करना और रन करना, इनिशिएट करना और रन करना। बिज़नेस को इनिशिएट करा और रन करा। दूसरा बोला रिस्क को बियर किया। रिस्क को यानी कि अनसर्टेनिटी को बियर किया। अनसर्टेनिटी को रिस्क कई प्रकार के होते हैं। इनोवेशन किया, इन कंटीन्यूअस बेसिस पे इनोवेशन, ये 3 बातें आती हैं। इनिशिएट एंड रन बिज़नेस की जब हम लोग बात करते हैं, तो अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कलेक्ट करना। इनिशिएट करने का मतलब क्या हो? लैंड, लेबर, कैपिटल को ये कलेक्ट करेगा और उसके बाद कोऑर्डिनेट करके एक्टिविटी करेगा। एक एक्टिविटी जो है ना परफॉर्म करेगा, ठीक है? उसके बाद जितने भी फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट के बाद अगर कुछ सरप्लस बच जाता है या कुछ लॉस होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है। इसको रिवार्ड करके बोला गया, तो रिवार्ड लेना। तो पहली बात हम लोगों ने देखी कि इनिशिएट एंड रनिंग द बिजनेस मतलब सारी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कलेक्ट करेगा। कलेक्ट करने के बाद प्रोसेस करेगा और फिर रिवार्ड के लिए अधिकारी होगा, ये बात। उसके बाद रिस्क बियर की जब हमारी बात आती है तो रिस्क कई प्रकार के होते हैं। टेक्निकल रिस्क, सोशल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, इकोनॉमिक रिस्क, ठीक है, पॉलिटिकल रिस्क, कोई भी रिस्क हो सकते हैं जिसको ये बियर करेगा। डायनेमिक इकोनॉमिक कंडीशन में जो है ना वो डायरेक्शन देगा, ठीक है, कितना चैलेंजिंग काम है। डायनेमिक यानी कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बदलते रहता है। अब टेक्नोलॉजी ही बदल गई, सरकार ही बदल गई, टैक्सेशन सिस्टम बदल गया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी बदल गई, ठीक है, आपका जो है फॉरेन एक्सचेंज अनफेवरेबल हो गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए बोला गया डायनेमिक यानी कि जो बदलते रहता है ना, जो जो आपका स्टैटिक नहीं होता। स्टैटिक मतलब एकदम स्टैटिक, ये सब फिजिक्स से ये टर्म लिया गया है। डायनेमिक मतलब जो फ्लक्चुएट होते रहता है। तो इसका मतलब डायनेमिक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जो आपका डायनेमिक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ये रिस्क बियर करता है, कितनी बड़ी बात है, ठीक है। रिस्क रिस्क टेकर होता है ये, इसको मैनेजर भी बोलते हैं, इसको ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। एडवर्स चीज़ों को, इसको इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में काम करने के लिए तैयार रहना है। उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा बात कि कंटिन्यूस इनोवेशन भी करना है। इनोवेशन का मतलब क्या हो गया? नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना, जैसे जियो ने मार्केट को कैप्चर किया, नए तरीके को ढूंढना, नए प्रोडक्शन मैथड को ढूंढना, नया मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को अपनाना, ठीक है, रॉ मटेरियल को यूटिलाइज करना। इनोवेशन में जब मैंने बात करी है तो थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ, जो कि सिलेबस में नहीं है उसके बाद भी मैं बता देता हूँ। जो चीज़ें स्टडी मटेरियल में नहीं लिखी गई ना वो मैं बता देता हूँ कि स्टडी मटेरियल में नहीं लिखी है। ये सबसे खासियत है कि बाहर की बातों का मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ अभी। एक होता है मार्केट पेनिट्रेशन टेक्निक। पेनिट्रेशन टेक्निक मतलब क्या होता है ना कि मार्केट में पहले सबसे पहले प्राइस कम रखा जाता है। जैसे जियो वाला फ्री में दिया या बहुत कम प्राइस में दिया, ₹1500 में अब घर-घर में कनेक्शन दे रहा है, वो भी 1 महीने फ्री के साथ। इसका मतलब इन्होंने पेनिट्रेशन टेक्निक अपनाई है। पहले कम और धीरे-धीरे बढ़ाएगा, ठीक है? और उसके बाद मार्केट कैप्चर होने के बाद, तो पहले तो लोग सस्ता ज़ीरो प्राइस में फ्री में समझ के ले रहे हैं, फिर बाद में 399 के, जैसे आप मोबाइल में रिचार्ज करते हो वैसे वो 999 का आपसे रिचार्ज करवाएगा फ्यूचर में, ठीक है? तो इट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया कि आपका यहाँ पर जो है ना इन्होंने पेनिट्रेशन टेक्निक अपनाई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के लिए। दूसरा होता है स्कीमिंग प्राइसिंग। जैसे एप्पल का एक आईफ़ोन लॉन्च होगा तो उसका प्राइस स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा होगा। लैपटॉप में अभी 11th जनरेशन वगैरह सब आ रहा है, एडवांस वर्ज़न सब आ रहा है, तो उसका प्राइस स्टार्टिंग में ज़्यादा होगा, धीरे-धीरे समय के अनुसार कम होगा। तो एक में देखा ज़्यादा प्राइस शुरू में, धीरे-धीरे कम, एक में देखा कम प्राइस शुरू में, धीरे-धीरे बढ़ाया। तो एक को पेनिट्रेशन टेक्निक बोले कि जो कि धीरे-धीरे बढ़ाया वो पेनिट्रेशन टेक्निक, और जो बड़ा से जो है ना धीरे-धीरे घटाया उसको बोला गया स्कीमिंग प्राइसिंग, ठीक है? यानी कि ये सब जो चीज़ें हैं ना ये सब इनोवेशन का पार्ट कहलाती है, ठीक है? प्रोडक्ट नया लॉन्च किया, प्रोडक्शन मेथड और टेक्निक नया निकाला, रॉ मटेरियल यूटिलाइज़ेशन का तरीका किया कि ऑप्टिमम यूटिलाइज़ेशन ऑफ रॉ मटेरियल हो सके, मार्केट को कैप्चर करने का, मार्केट शेयर बढ़ाने का मार्केट में। तो यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं इनोवेशन कहलाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इनिशिएट एंड रन द बिज़नेस, रिस्क बियर करना और इनोवेशन, ये 3 प्रकार के जो होते हैं वो फंक्शन ऑफ एंटरप्राइज़ होते हैं। फंक्शन ऑफ एंटरप्राइज़ होते हैं वो हम लोगों ने जाना। अब हम लोग जो है ना कहानी को आगे बढ़ाते हैं, हम लोग बात करते हैं एंटरप्राइज़ ऑब्जेक्टिव के बारे में। एंटरप्राइज़ ऑब्जेक्टिव की जब हमारी बात आती है ना, तो एंटरप्राइज़ ऑब्जेक्टिव मतलब होता है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव एंटरप्राइज़ ऑब्जेक्टिव होते हैं। बहुत सारे एंटरप्राइज़ ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसके बारे में यहाँ पर विशेष तौर पे हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। एंटरप्राइज़ ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो ऑर्गेनिक, और पहला बोला ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल, ह्यूमन और नेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है? ह्यूमन और नेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है? तो ये ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव होते हैं। ये सारे वॉइस टाइपिंग है, इसी वजह से स्पेलिंग मिस्टेक हो तो इग्नोर करना। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव में 3 चीज़ें होती हैं, सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले सर्वाइवल की। स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस, नेट ही नहीं है, 1 मिनट। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो यहाँ पर ये जो बात आती है, ठीक है, ये जो है ना चार्ल्स डेविन्स ने कहा था,
ठीक है? एग्ज़िस्टेंस के लिए स्ट्रगल करना, पहले अपना अस्तित्व बनाना है और आपको जो है ना बेस्ट बनना है, ठीक है? तो यही जंगल का कानून जो है ना कि जो बच गया वही आगे बढ़ेगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है वो बताई गई। तो सर्वाइवल इसी तरह जो है ना बिज़नेस में भी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? सर्वाइव करना इम्पोर्टेंट होता है। हम इंसान भी जो है ना बहुत सर्वाइव करके आगे बढ़े हैं, बहुत लड़ते हैं, ये जीव-जंतु को ख़ासकर, ठीक है? तो इसका मतलब जो ये सर्वाइवल एंड ग्रोथ जो है ये आपका एक इम्पोर्टेंट टर्म है यहाँ पर इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट में सर्वाइवल। सर्वाइवल अगर हो गया उसके बाद ग्रोथ एंड एक्सपेंशन का आप सोच सकते हो बिज़नेस के लिए, ठीक है? बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? ग्रोथ, ग्रोथ इन बिज़नेस, ग्रोथ इन बिज़नेस। तो यानी कि आप क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव है ये सारी चीज़ें, ठीक है? सर्वाइवल, ग्रोथ, ठीक है? और उसके बाद एक्सपेंशन, बिज़नेस एक्सपेंशन। तो यानी कि ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा क्या-क्या चीज़ें सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। 1 मिनट ये आपको ठीक से दिखाई दे रहा है क्या? इसको छोटा करता हूँ थोड़ा। हाँ, तो ये सारी चीज़ें जो हो गई वो आपका बिज़नेस एक्सपेंशन हो गया। अब यहाँ पर हम लोगों ने जो इकोनॉमिक ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव की बात करी है ना, ये आपका क्या होता है, ये ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अब सर्वाइवल का मतलब क्या होता है कि आपको स्टे अलाइव यानी कि बिज़नेस को भी सर्वाइव करना है, लाइव रखना है। लाइव रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम ऑपरेटिंग कॉस्ट रिकवर करना है, जिसको रिकवरी कॉस्ट के नाम से पुकारा है कि जितना आपका खर्चा लग रहा है, जैसे आपने बिज़नेस चालू किया और आपको ₹50,000 रेंट लग रहा है और ₹20,000 जो है ना एक स्टाफ का लग रहा है और ₹10,000 पानी-वानी का खर्चा लग रहा है, तो आपको कम से कम फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवरी करोगे। अब ये सारी चीज़ें जो आती है ना उसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट आप कैलकुलेट करते हो कि कितना कम से कम सेल्स करें कि हमारा फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो जाए। जब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जिसको पीवी रेशियो बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, ये सारी चीज़ें कॉस्टिंग में आपको पढ़ने को मिलेगी। कॉस्टिंग सब्जेक्ट जब भी आप पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें आपको याद आएगी। तो यानी कि आपका स्टे अलाइव करने की कोशिश होता है। उसके बाद जो है ना जो रिकवरी कम कम से कम उतने खर्चे को करना है कि आपका बिज़नेस चल सके। उसके बाद जो क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, एम्प्लॉयी सारे ऑब्लिगेशन को फुलफ़िल करना, गोइंग कंसर्न को मेंटेन करना। गोइंग कंसर्न को मेंटेन करना मतलब आपका बिज़नेस बंद ना हो जाए। आपको इंश्योर करना है कि बिज़नेस की कंटिन्यूटी बनी रहे। जो आपका लीगल एंड कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्वायरमेंट है वो सब पूरा होते चले, तभी आप सर्वाइवल कर पाओगे। अगर आप लीगल कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करोगे तो सर्वाइवल नहीं कर पाओगे। एक बार सर्वाइवल हो गया, स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस, ठीक है? आपका एक्जिस्टेंस एक बार हो गया तो उसके बाद आप ग्रोथ का सोचोगे। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन का बाद में सेकेंडरी स्टेप है कि ग्रोथ एंड एक्सपेंशन का आप सोचते हो। ये जो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन जो टर्म है, ये आपको एक साथ आप रीड कर सकते हो। इसको ये जो है मार्केट शेयर आपने कैप्चर की मार्केट जो है ना उसमें शेयर बनाया। मान लीजिए कि इंडिया में जो है ना हर साल जो है ना क्या बोलते हैं 1000 जो है ना वो मशीन बिकता है इसका क्या बोलते हैं उसको कार बनाने का मशीन बिकता है, ठीक है? कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई मशीन लगता है, मान लीजिए इंजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो बिकता है 1000। अब 1000 में क बहुत सारी कंपनीज़ है जो कि ये 1000 प्रोवाइड करती है। इसमें आप जो है ना केवल 80 यूनिट प्रोवाइड करते थे, लेकिन आप उसको एक्सपेंस करने की कोशिश करके 40 यूनिट इस साल और बढ़ा लिए। अभी इस साल 1000 में 120 यूनिट आपका कंट्रीब्यूशन आपकी कंपनी का। तो इसका मतलब यानी कि आप ग्रोथ की ओर जा रहे हो, यानी कि मार्केट शेयर को आपने बढ़ाया, मार्केट शेयर को बढ़ाया, गुडविल को बढ़ाया, प्रॉफिट को बढ़ाया, सबको ग्रोथ एंड एक्सपेंशन बोलेंगे, ठीक है? किसी बिज़नेस के सक्सेस या फर्म का इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर होता है कि कोई भी बिज़नेस कितना सक्सेस कर रहा है, उसका ग्रोथ एंड एक्सपेंशन क्या होता है? इंडिकेटर होता है, ठीक है? ये सारी बातें हमने जानी। अब जहाँ तक बात करते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ेशन और बिज़नेस बिहेवियर आता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ेशन का मतलब तो आपने देखा ही है कि प्रॉफिट को बढ़ाना कैसे किया जाता है? तो जिस सेक्शन तक पॉसिबल हो, आप जो है जो भी आपके पास टेक्नोलॉजी या जो भी फाइनेंस अवेलेबल हो, उसमें आपने ऑप्टिमम प्रोडक्शन करने की कोशिश करोगे। ऐसा कोशिश करोगे आपके जो एक्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उसमें, एक्जिस्टिंग चीज़ों में, एक्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट में कि आपका प्रॉफिट जो है ज़्यादा से ज़्यादा निकल सके, उसको बोला गया प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ेशन। उसके बाद बिज़नेस बिहेवियर, यानी कि बिज़नेस बिहेवियर अदर फैक्टर होता है। यानी कि यहाँ पर आप क्या करते हो ना कि बाकी चीज़ों को प्रॉफिट के अलावा जब बाकी चीज़ों को मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करते हो, उसको बिज़नेस बिहेवियर मैक्सिमाइज़ेशन करके पुकार सकते हो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में। याद रहे कि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड जो है ना क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट को पहले समझना है और यह है कि ओवरऑल आपको आइडिया होगा तो आप आंसर कर पाओगे, ठीक है? यहाँ पर बोलते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में जो होता है ना वो आपका क्या बोलते हैं आपका क्या बोलते हैं सेल्स सेल्स का मैक्सिमाइजेशन, सेल्स को बढ़ाते हो, सेल्स मैक्सिमाइजेशन,
फिर आप रेवेन्यू को बढ़ाते हो, रेवेन्यू को बढ़ाते हो। सर आपने बोला कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो रेवेन्यू ही हो गया। नहीं, रेवेन्यू का मतलब क्या होगा ना, प्रॉफिट का मतलब आपका नेट प्रॉफिट होता है कि अल्टीमेट प्रॉफिट बढ़ाया। रेवेन्यू का मतलब जो होता है कि इनकम जनरेट करने के रास्ते को बढ़ाया। ठीक है, यहाँ पर आउटपुट को, सेल्स को बढ़ाया, उसको सेल्स मैक्सिमाइजेशन बोलेंगे। उसके जहाँ तक बात करते हैं कि जहाँ भी आपने इन्वेस्टमेंट किया ना, तो उसमें सिक्योर इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी बढ़ाई। यानी कि अगर मान लीजिए कि आपका कोई प्रॉफिट सिक्योर है कि हाँ 10% प्रॉफिट तो कंफर्म आना ही है, तो इसका मतलब आपने सिक्योरिटी बढ़ाई, तो वो भी आपका जो है ना अदर ऑब्जेक्टिव में आ गया। फिर उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि बहुत सारे गोल होते हैं, जैसे कि आपका अदर गोल, अदर गोल भी होते हैं, कई सारे अदर गोल होते हैं मैक्सिमाइज करने की, जिसमें आपका इच्छा होता है कि प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, प्रोडक्शन मैक्सिमाइजेशन, प्रोडक्शन का गोल, इन्वेंट्री का गोल, इन्वेंट्री, मार्केट शेयर का गोल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आ जाती है इसमें। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। जब हम लोग बात करेंगे ना इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में, तो आपको मैं एक टॉपिक दिखाता हूँ यहाँ पर, जिसको नाम है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इकोनॉमिक सॉरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, नहीं सॉरी, कंस्टेंट इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, कंस्टेंट इन ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट इकोन। तो यहाँ पर भी बोला गया है ना कि एक आपका जो है ना कांस्टेंट है आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ये भी एक प्रकार का प्रॉब्लम है। एक मिनट, आगे पॉइंट आने वाला है। हाँ, इंटरप्राइज प्रॉब्लम, यहाँ पर इंटरप्राइज प्रॉब्लम में जो है ना ऑब्जेक्टिव ही हमारा एक प्रॉब्लम है। यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव की हम लोग बात कर रहे हैं ना, कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं ना, ये भी एक प्रकार का प्रॉब्लम है। हम लोग इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की बात करें, ये भी हमारा एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है ना कोई भी हो, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव हो, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हो, या फिर आपका और कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव था, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव हो। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना क्या बोलते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव हो, और उसके बाद आपका और नेशनल ऑब्जेक्टिव हो। ये सारे जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, नेशनल हो गए, सोशल हो गए, ह्यूमन हो गए, उसके बाद जो है ना इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हो गए, और ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव हो गए, ये सारे ऑब्जेक्टिव भी एक प्रॉब्लम है। ये आपको इंटरप्राइज प्रॉब्लम में देखने को मिलेगा कि ये प्रॉब्लम है एक्चुअली, जो है ना इतनी सारी चीज़ें, जो ख्वाहिशें जो है एक प्रॉब्लम है। इसी तरह ये इतना जो ऑब्जेक्टिव पाल के रखो ना, ये भी प्रॉब्लम है, इतना आसान नहीं है। तो पहली बात हम लोगों ने देखी ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव के बारे में। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव के बारे में जब हम लोगों ने चर्चा करी, तो हम लोगों को समझ में आ गया कि भाई साहब ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव होता है आपका ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। उसके बाद जो है इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट की बात करें तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और बिजनेस बिहेवियर। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड बिजनेस बिहेवियर ये होता है। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं कि हमारा जो अगला ऑब्जेक्टिव आने वाला है, सोशल ऑब्जेक्टिव, फिर ह्यूमन ऑब्जेक्टिव और नेशनल ऑब्जेक्टिव। जो आपका सोशल ऑब्जेक्टिव है और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव और नेशनल ऑब्जेक्टिव है, उससे पहले एक टर्म और चर्चा करना है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के जस्ट बाद। ये चीज़ क्या है जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद चर्चा करना है। यहाँ पर हम लोगों को बात करना है अकाउंटेंट कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट की बात करी ना, इसमें दो कंसेप्ट होता है, अकाउंटेंट अलग चीज़ को प्रॉफिट बोलता है, और आपका इकोनॉमिक 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 कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट, इकोनॉमिक कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट। अब यहाँ पर जब आपने कॉस्ट और उसका बिहेवियर वाला चैप्टर देखोगे ना, कॉस्ट वाला चैप्टर देखोगे ना, जो अगला चैप्टर है प्रोडक्शन के बाद, तो उस चैप्टर में आप देखोगे ना कि दो प्रकार के कॉस्ट होते हैं, एक आपके एक्सप्लिसिट कॉस्ट और एक इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, आखिर ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब जो आपका डायरेक्ट कॉस्ट होता है, और इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने जो है ना घर से कुछ सामान ले आया, जैसे घर से आपने प्रिंटर ले आया, घर से फर्नीचर ले आया, और उसके बाद जो है ना घर से लाइट्स वगैरह ले आया, आपने बिजनेस चालू किया, और आपने अपने भैया को भी बोला कि भैया आप भी बिजनेस में आ जाओ, आपके भैया इंजीनियर हैं और आपको उनकी ज़रूरत है। तो अब उस सिचुएशन में क्या होता है कि आप अगर अगर अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो 20,000 रुपया महीना रेंट, ठीक है, 10,000 रुपया महीना मान लीजिए एक स्टाफ रखा उसकी सैलरी, और उसके बाद जो है ना लाइट पानी वगैरह का खर्चा आपने बोला कि ये 5,000 रुपया। तो आपकी नज़र में 20 और 10 और 30 और 35,000 रुपया महीना जो है ना, वो आपका खर्चा है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे डायरेक्ट कॉस्ट, इसको बोलेंगे डायरेक्ट कॉस्ट, आपकी नज़र में ये चीज़ है। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर जब बात करते हैं, तो 20,000 रुपया महीना जो है रेंट, और ये डायरेक्ट कॉस्ट तो 35,000 रुपया टोटल ये आएगा ही इनडायरेक्ट कॉस्ट में, इम्प्लिसिट कॉस्ट में, ये 35,000। उसके अलावा जो आपके भैया इंजीनियर हैं, और वो कम से कम 60,000 रुपये सैलरी कमाते महीना का, उसको आपने बिजनेस में इंगेज कर दिया, तो उनकी भी वैल्यू को ऐड करोगे, उनकी भी वैल्यू को ऐड करोगे। भले ही ये पैसा आउट ऑफ पॉकेट नहीं है, भले ही उनको हर महीने आपको सैलरी देनी नहीं पड़े, ये सारे पैसे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हैं, लेकिन ये 60,000 आउट ऑफ पॉकेट नहीं है, भैया को देना नहीं पड़ रहा है, प्रॉफिट जब होगा तो देखा जाएगा, लेकिन फिर भी उसको आप ऐड करोगे। फिर आपकी जो वैल्यू है
उसको भी आप कैलकुलेट करोगे कि अगर मैं जॉब करूँ अभी तो कितना मुझको सैलरी मिलेगा मेरे नॉलेज के हिसाब से। मान लीजिए 15,000 आपको सैलरी मिलेगा, तो इसका मतलब आपने इसको भी ऐड किया। तो ये तीनों कॉस्ट मिला के, ठीक है, ये तीनों कॉस्ट मिला के जो आपका हुआ उसको बोलेंगे इम्प्लिसिट कॉस्ट, उसको बोलेंगे इम्प्लिसिट कॉस्ट। मतलब और ऊपर से इतना ही नहीं, आपको मैंने बोला कि अगर आपका मान लीजिए कि आपका मान लीजिए कि घर का फर्नीचर आपने यूज़ किया, घर का लाइट्स यूज़ किया है, ठीक है, अगर उसको आपने भाड़े पे दे दिया होता लाइट्स को, ठीक है, मान लीजिए कि किसी इवेंट मैनेजमेंट वाले को आपने भाड़े पे दे दिया होता, फर्नीचर दे दिया होता, टेबल चेयर दे दिया होता, ठीक है, तो उस सिचुएशन में वो आपको कुछ ना कुछ पैसे तो देता। तो ये मिनिमम वैल्यू, हाँ, ये मैक्सिमम वैल्यू भैया की जो सैलरी है वो मिनिमम वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे। मिनिमम कितना मिलेगा आपको, मिनिमम कितना मिलेगा, ये मिनिमम वैल्यू होगा। उसके बाद जो भी घर से सामान लाके लाइट्स वाइट्स फर्नीचर वर्नीचर जो घर से लाके आपने अपने ऑफिस में लगा डाले हैं, उसका मिनिमम मान लीजिए कि 5,000 रुपये महीना रेंट के हिसाब से आपको आता, अगर आप उसको इन्वेस्ट किए होते तो यही सारी कहानी यहाँ पर आती है कि आपका इकोनॉमिक कंसेप्ट करके, इसी को कहानी को बोलते हैं इकोनॉमिक कंसेप्ट करके। अब ये इकोनॉमिक कंसेप्ट की जो कहानी आती है, इसके बारे में हम लोगों ने ये सारी चीज़ जानी। ये सब इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गया, ये सब कौन सा कॉस्ट हो गया, ये सब इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गया। तो इसी को अकाउंटेंट कंसेप्ट में बोला और ये इकोनॉमिक कंसेप्ट में बोला, दोनों फैक्टर अलग अलग हो गए। इस बात को अगर आपने गौर किया होगा, दोनों फैक्टर अलग अलग होते हैं। अब जहाँ प्रॉफिट की बात करते हैं ना, ये वाला खर्चा आप अगर आप टोटल रेवेन्यू में से घटा देते हो, तो जो प्रॉफिट आएगा वो अकाउंटेंट निकालेगा, और ये सारे खर्चे घटा देते हो ये इकोनॉमिस्ट निकालेगा। यानी कि ये एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों को कवर कर लिया, दोनों को कवर कर लिया, ठीक है। अब यानी कि जाहिर सी बात है कि अकाउंटेंट का प्रॉफिट वो होगा, ज्यादा होगा, और इकोनॉमिक प्रॉफिट जो होता है वो कम होगा, क्योंकि इसमें सेल्फ ओन्ड फैक्टर को भी हम लोगों ने कंसिडर किया है। इकोनॉमिक प्रॉफिट जो होगा कम होगा, क्योंकि सेल्फ ओन्ड फैक्टर को भी हमने कंसिडर किया है। तो हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स देखे, जिसमें हम लोगों ने अकाउंटिंग प्रॉफिट के बारे में देखा, इकोनॉमिक प्रॉफिट के बारे में देखा। अकाउंटिंग प्रॉफिट में आपने देखा कि सारा का सारा जो रेवेन्यू होता है उसमें से डायरेक्ट खर्चे को आप घटाते हो, ये वाला डायरेक्ट खर्चा कहलाया, ठीक है। डायरेक्ट खर्चे को अगर घटाते हो तो इट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया कि वो अकाउंटेंट प्रॉफिट हो गया। लेकिन ये सारे खर्चे इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी घटा दिए। इसमें इम्प्लिसिट कॉस्ट ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, और ये वाला तो डायरेक्ट हुआ ही, यानी कि सारे खर्चे को घटा दिए। तो इसका मतलब यहाँ पर इकोनॉमिक कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट हो गया। अब जाहिर सी बात है कि ये वाला जो प्रॉफिट है इसमें से कम खर्चे घटाए गए, इसलिए ये प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा और ये प्रॉफिट थोड़ा कम और दिखेगा। ये प्रॉफिट को आप नॉर्मल प्रॉफिट कहोगे, क्योंकि इसमें कॉस्ट को प्रॉफिट का पार्ट नहीं मानते, लेकिन यहाँ पर कॉस्ट को भी प्रॉफिट का पार्ट मानते हैं, इसलिए इसको एबनॉर्मल प्रॉफिट कहोगे, क्योंकि ये सब भी रिकवर करना चाहते हो ना, इसको जो है ना एबनॉर्मल प्रॉफिट कहोगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी है। अब जहाँ तक बात करते हैं अकाउंटेंट का प्रॉफिट को आप बुक प्रॉफिट कह के भी पुकारते हो, बुक प्रॉफिट कह के भी पुकारते हो। इकोनॉमिक प्रॉफिट को आप यहाँ पर जो है ना, ये आपका प्योर प्रॉफिट कहते हो। उसके बाद जो है ना आपका सरप्लस प्रॉफिट कहते हो। उसके बाद जो है ना एबनॉर्मल प्रॉफिट कहते हो। ये सारे पुकारते हो, नहीं तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी इसी को पुकारते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या क्या बोला, सारी चीज़ों को एक बार मैं समराइज करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात करी अकाउंटेंट प्रॉफिट के बारे में। सबसे पहले जब हम लोगों ने अकाउंटेंट प्रॉफिट के बारे में बात करी, तो उसमें यहाँ पर हम लोगों ने बात क्या क्या की, हम लोगों ने बात की कि अगर यहाँ पर टोटल रेवेन्यू में से अगर सिर्फ डायरेक्ट खर्चे को घटाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर को घटाते हैं, तो जो रेवेन्यू आएगा उसको अकाउंटेंट प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन हम लोगों ने इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी जब रिड्यूस कर दिया, तो उसको इनडायरेक्ट प्रॉफिट बोलते हैं, यानी कि इकोनॉमिक कंसेप्ट के हिसाब से प्रॉफिट बोलते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, डिफरेंस बिटवीन हम लोगों ने अकाउंटेंट कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट और इकोनॉमिस्ट कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट देखा। यानी कि एक अकाउंटेंट प्रॉफिट को इस तरीके से निकालेगा और अर्थशास्त्री जो होगा, इकोनॉमिस्ट होगा, वो प्रॉफिट को इकोनॉमिक कंसेप्ट से निकालेगा। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, एक और डिफरेंस हो गया कि अकाउंटिंग प्रॉफिट हमेशा ज्यादा आएगा कंपेयर्ड टू इकोनॉमिस्ट प्रॉफिट। उसके बाद हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट किसको बोलेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट अकाउंटेंट प्रॉफिट को बोलेंगे। लेकिन जब हम लोगों ने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की बात करी, जब हम लोगों ने एबनॉर्मल प्रॉफिट की बात की, या फिर प्योर प्रॉफिट की बात करी, ये इकोनॉमिक कंसेप्ट में इकोनॉमिस्ट बोलता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर डिफरेंस देख ली। अब हम लोगों ने इंटरप्रीनियर के ऑब्जेक्टिव में एक ऑब्जेक्टिव और देखते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव। इंटरप्रीनियर का, किसी भी इंटरप्रीनियर का, मान लीजिए इंटरप्रीनियर का मतलब आप बिजनेसमैन हो, तो आपका सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है कि पहले एंटी सोशल प्रैक्टिस नहीं करना, यानी कि जिससे जो है अनएथिकल प्रैक्टिस जिसको आप बोलते हो, जिससे एयर खराब हो, वाटर खराब हो, नॉइस प्रोड्यूस हो, ये सारी चीज़ें जो होती है, या फिर किसी भी प्रकार का जो है ना समाज पे बुरा प्रभाव पड़े, तो उसको बोलते हैं कि सोशल ऑब्जेक्टिव। यानी कि नेचर को भी नुकसान नहीं होना चाहिए, सोसाइटी को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। और सोशल ऑब्जेक्टिव ये है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी जनरेट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है ना क्वालिटी लाइफ जो है वो दे, ये सारे कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव कहलाए। अब जहाँ तक बात करते हैं ह्यूमन ऑब्जेक्टिव के बारे में, इंटरप्राइज का एक ऑब्जेक्टिव ह्यूमन ऑब्जेक्टिव भी। आप बोलोगे सोशल ऑब्जेक्टिव और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव तो एक ही जैसा हो गया, नहीं। ह्यूमन
ऑब्जेक्टिव में मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि जो आपके ह्यूमन रिसोर्सेस है, एम्प्लॉई हैं, उसके साथ फेयर डीलिंग करो, लेबर के साथ फेयर डीलिंग करो, ट्रीटमेंट तरीके से करो, इज्जत से बात करो, उसको उसका जो है ना परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको रिवार्ड दो। तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन ऑब्जेक्टिव होती है। अब इंटरप्राइज का एक ऑब्जेक्टिव और होता है नेशनल ऑब्जेक्टिव। नेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो नेशनल ऑब्जेक्टिव नेशन को प्रायोरिटी में रखकर आप प्लान एंड पॉलिसी बनाओ, गवर्नमेंट के डायरेक्शन का पालन करो, गवर्नमेंट के पॉलिसीज, टैक्स स्ट्रक्चर सबका पालन करना, ये नेशनल ऑब्जेक्टिव होता है। तो हम लोगों ने इंटरप्राइज के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव देखे। एक देखा हम लोगों ने ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव जो था वो क्या था? वो आपको बताता था आपका कि आपका सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के बारे में। यानी कि आपको पहले बिजनेस में सर्वाइवल करना है, बिजनेस को स्टे अलाइव रखना है, उसके गोइंग कंसर्न को ध्यान में रखना है, वो इंसॉल्वेंट ना हो जाए। तो जैसे कि हम लोगों ने ये सारी कहानी जो है सर्वाइवल के बारे में देखी थी, ठीक है। तो ये फिर से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये जो आपका स्टेटमेंट दिया गया था, ये स्टेटमेंट जो है वो दिया गया था, इसको आपका चार्ल्स डार्विन ने दिया था, ठीक है। ये बहुत समय पहले की बात है जो आपका चार्ल्स डार्विन ने बताया था। तो ये इन्होंने जो है ना इंसानों के सेंस में कहा था, ये हर जीव जो है जीने के लिए जो है ना मेहनत करता है, कोशिश करता है। इसी तरह बिजनेस भी जो है ना सर्वाइवल उसका पहला ऑब्जेक्टिव होता है, जिससे कम से कम जितना ऑपरेटिंग कॉस्ट उसने लगाया है उसको रिकवर कर ले, सरकार के रेगुलेशंस और कॉन्ट्रैक्चुअल और लीगल रेगुलेशंस का, ऑब्लिगेशन का पालन कर सके और गोइंग कंसर्न यानी कि बिजनेस बना रहे। जब आपका सर्वाइवल हो गया, जब आपने एग्जिस्टेंस बना लिया, स्टे अलाइव बिजनेस का हो गया, अब आप ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के बारे में सोचोगे। इसको ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव के नाम से पुकारा गया है। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के बारे में आप तब उसको बोलोगे, यानी कि मार्केट शेयर, गुडविल, प्रॉफिट सबको बढ़ाने के लिए आपने ये सारी चीजें जो है वो कोशिश की है। अब हम लोग इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में हम लोगों ने देखा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और बिजनेस बिहेवियर, जिसमें सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव नहीं था, सेल्स और रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना, सिक्योरिटी सिक्योर्ड वे में इन्वेस्टमेंट करना, उसके बाद जो है ना आपका प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, मार्केट शेयर या फिर ये सब चीज़ों को जो है ना बढ़ाने का गोल था आपका। फिर हम लोगों ने अकाउंटेंट प्रॉफिट और इकोनॉमिक कंसेप्ट को देखा। अकाउंटेंट प्रॉफिट में देखा टोटल रेवेन्यू में से जब आप डायरेक्ट कॉस्ट को घटाते हो तो आपका अकाउंटेंट कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट कहलाता है। इकोनॉमिस्ट के कंसेप्ट के हिसाब से डायरेक्ट के अलावा इनडायरेक्ट कॉस्ट को भी रिड्यूस करना होता है। उसके बाद डिफरेंस हम लोगों ने देखा, अकाउंटेंट प्रॉफिट ज़्यादा होता है हमेशा और इकोनॉमिक प्रॉफिट कंपैरेटिवली कम होगा। अकाउंटेंट प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट भी कहा जाता है क्योंकि कॉस्ट जो होता है प्रॉफिट का पार्ट नहीं होता, लेकिन इकोनॉमिक कंसेप्ट में कॉस्ट भी प्रॉफिट का पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद जहां तक बात करते हैं, अकाउंटेंट प्रॉफिट को बुक प्रॉफिट के नाम से पुकारते हैं, इकोनॉमिक प्रॉफिट को प्योर, सुपर नॉर्मल और एबनॉर्मल प्रॉफिट के नाम से पुकारते हैं। जहां तक बात करते हैं कि सोशल ऑब्जेक्टिव की, हम लोगों ने अभी अभी सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में जाना कि एंटी सोशल प्रैक्टिस, अनइथिकल प्रैक्टिस नहीं करना, नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना और क्वालिटी लाइफ प्रोवाइड करना। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव के बारे में हम लोगों ने देखा फेयर डीलिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉई, ठीक है, डिफरेंट लेवल पर। और नेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में देखा नेशन को प्रायोरिटी में रखना, ठीक है। ये सारी बातें हम लोगों ने देखी। तो इतनी सारी बातें देखने के बाद अब हम लोग आते हैं कि ये जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं। तो देखिए, इंफॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इकोनॉमिक एस्पेक्ट एंड अदर एस्पेक्ट, ये सारी चीजें कंस्ट्रेंट होती है। ऑब्जेक्टिव को पाने में जो कठिनाइयां होती है, ऑब्जेक्टिव को पाने में जो कंस्ट्रेंट्स होती है, जरा उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव को पाने में जो पहला कंस्ट्रेंट होता है वो है इंफॉर्मेशन, यानी कि आप अनसर्टेन वातावरण में काम करते हो, कोई भी वेरिएबल जो होता है आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम करते हो, अनसर्टेन इन्वायरमेंट में काम करते हो, तो आपके पास इंफॉर्मेशन होगा। राइट इंफॉर्मेशन का मतलब होता है ना राइट टाइम पर राइट इंफॉर्मेशन अगर आपको मिल पाया तो आप बिजनेस में सही डिसीजन ले पाओगे, और सही डिसीजन ले पाओगे तो प्रॉफिट आपको होगा। जैसे कि अभी आपको इंफॉर्मेशन मिला कि पेन ड्राइव बंद होने वाला है और पेन ड्राइव की जगह पर जो है ना सी टाइप पेन ड्राइव नया लॉन्च किया गया है, तो अब आप क्या करोगे, अनसर्टेन इन्वायरमेंट है, अब आप प्लान करोगे कि आपने जो है इंफॉर्मेशन मिला तो आपने जो है इंफॉर्मेशन सही होना चाहिए, सही टाइम पर होना चाहिए, टाइम पर भी सही। अभी 10 साल के बाद ही इंफॉर्मेशन आपको मिल के क्या फायदा होगा, ठीक है। जो वो कहते हो ना, काश उस वक्त पता होता है कि तो ये प्रोडक्ट हम भी बिजनेस इसका स्टार्ट कर दिए होते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो यानी कि बिजनेस जो इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होना है, इन्फॉर्मेशन करेक्ट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, सही टाइम पर होना चाहिए, तो सही डिसीजन ले सकते हो। लेकिन क्या ऐसा होता है? तो पहला कॉन्स्टेंट है कि ऑब्जेक्टिव अचीव करने में इन्फॉर्मेशन। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर।
इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं एक टर्म बताने के लिए जा रहा हूँ, बॉटलनेक। मान लीजिए मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी, ये तीनों मशीन से प्रोसेस होने के बाद फिनिश गुड्स बनता है। इसकी कैपेसिटी है 100 यूनिट एक बार में इनपुट देने की। अभी मशीन ए से जाएगा मशीन बी में, मशीन सी में, उसके बाद फिनिश गुड्स बनेगा। इसकी कैपेसिटी है सी की 100 यूनिट फिनिश गुड्स बनाने की, लेकिन इसकी कैपेसिटी है 20 यूनिट ही बनाने की, ये 1 घंटे की, 1 आवर में। ये 1 आवर में 100 यूनिट बनाता है ए, और लेकिन ये जो इनपुट देगा उसको प्रोसेस करना है इसको। अब यहाँ पर देखिए, ये 100 बना के अपनी जगह पर तो दे दिया, लेकिन ये 100 बनाकर अपनी जगह पर दे दिया, लेकिन ये 1 घंटे में सिर्फ 20 यूनिट प्रोसेस करता है। अब ये 20 ही बनाया तो ये सी को सिर्फ 20 ही दे पाएगा, यानी कि अल्टीमेटली मैक्सिमम फिनिश गुड्स 20 ही बनेगा। तो फिनिश गुड्स मैक्सिमम 20 बनेगा, जो भी तीनों में लोअर होगा। अब ये जो इसकी वजह से प्रॉब्लम आया ना, ये बी मशीन की वजह से, इसको बोला गया बॉटल नेक, इसको बोला गया बॉटल नेक। ठीक है, ऐसे सबसे पुकारा गया बॉटल नेक, क्योंकि बॉटल में जो है ना, देखते हैं ना बॉटल का शेप जो होता है। चलिए हम लोग यहाँ पर बात कर ही लेते हैं कहाँ से ये वर्ड आया, बॉटल। अरे भाई बॉटल, हाँ बॉटल ले लिया ये। अभी जो बॉटल का जो नेक है, इसका जो गला है, बॉटल का जो गला है, वो आप देख रहे हो पतले की तरफ है, यहाँ पर पतला है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये जो यहाँ पर जो है ना, ये बॉटल नेक हो गया, यानी कि ये जो नेक है ये आपका पतला है। इट मीन्स यहाँ पर बॉटल नेक जो है यहीं से अराइज होता है, ये कंसेप्ट बॉटल नेक का कंसेप्ट जो है ना यहीं से अराइज होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको बॉटल नेक वर्ड का इस्तेमाल किया गया, इन्फॉर्मेशन में आपका राइट टाइम पर राइट इन्फॉर्मेशन। और बॉटल नेक यानी कि बॉटल नेक जो होता है वो रीजन बन जाता है, कभी कभी बॉटलनेक रीजन बन जाता है। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अगर मान लीजिए फ्रीक्वेंट पावर कट हो रहा है, या फिर रॉ मटेरियल का सप्लाई रेगुलर नहीं हो रहा है, या फिर प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज नहीं है। ठीक है, तो ये सारी आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए सही होना चाहिए। ठीक है, अब जहां तक बात करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में यहाँ पर बोला गया कि गवर्नमेंट के कंडीशन, लिमिटेशंस और प्रोसीजर, ठीक है, ये सारी चीजें जो है ध्यान में रखनी है, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आपको ध्यान में रखनी है। और उसके बाद सारी चीजें आपको अवेलेबल होनी चाहिए, यानी कि फ्री मोबिलिटी के साथ लेबर एंड कैपिटल कम से कम आपको होना चाहिए, ताकि आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी एक प्रॉब्लम होता है, क्या आप लेबर को हर जगह ले जा सकते हो, ये भी प्रॉब्लम हो गया। क्या रॉ मटेरियल हर जगह अवेलेबल होता है, अगर 2-4 रॉ मटेरियल अवेलेबल होता भी है तो 10-12 जो है ना आपको कहीं से मंगवाना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए जो आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद इकोनॉमिक एस्पेक्ट की हम लोग बात करते हैं, तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट की जब हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है ये आपका इकोनॉमिक एस्पेक्ट में बोलेंगे तो इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन एक फर्क पड़ता है, महंगाई जिसको बोलते हो। इंटरेस्ट का रेट जो कि आरबीआई से डिसाइड होता है, रेपो या रिवर्स रेपो, आपने 12th में पढ़ा होगा। फॉरेन एक्सचेंज अगर अनफेवरेबल होता है, अगर आपका मल्टीनेशनल कंपनी है, फॉरेन एक्सचेंज से डीलिंग है, या फिर फॉरेन से ही आप रॉ मटेरियल मंगवाते हो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसको इकोनॉमिक एस्पेक्ट बोला गया, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट का रेट। ठीक है, क्योंकि आपको पैसा बोरो करना है, तो इंटरेस्ट का रेट अगर ज़्यादा होगा या कम होगा तो उससे फर्क पड़ेगा आपके बिजनेस को, आपकी एंटिटी को, इसलिए इसको इकोनॉमिक एस्पेक्ट बोला गया। अदर एस्पेक्ट में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। अदर एस्पेक्ट जो होता है ना, उसमें आपका नेचुरल फैक्टर हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो गई में अगर अचानक बदलाव हो गया, लीगल फैक्टर हो गया, कॉन्ट्रैक्चुअल कुछ प्रॉब्लम आ गई, केस हो गया, किसी कस्टमर को प्रॉब्लम हो गई, ये सारी चीजें अदर एस्पेक्ट में कवर आ जाएगी। यानी कि इंफॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ही आता है तो बॉटलनेक आपको याद आना चाहिए। बॉटलनेक ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने बोला। अब इन तीनों में बॉटलनेक कौन है, अगर ये एमसीक्यूज में पूछ दे तो आपको समझ में आना चाहिए कि विचएवर इज लोअर वाला जो है ना आपका बॉटलनेक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में भी कई सारी समस्या होती है, मुख्य तौर पे समस्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में मोबिलिटी की होती है, और अवेलेबिलिटी की तो होती है, अवेलेबल है कि नहीं वो तो होती है। तो राइट टाइम पर राइट इन्फॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर में बॉटलनेक, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में मोबिलिटी एंड गवर्नमेंट एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट में इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट और फॉरेक्स, और अदर फैक्टर में आपका नेचुरल या फिर इन्वायरमेंट सपोर्ट। अगर मान लीजिए कि बारिश हो गई, नेचुरल, ये आपके लिए अनफेवरेबल सिचुएशन है, ठीक है, तो आपको इवेंट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज करना था लेकिन बारिश हो गई, ठीक है, तो क्रिकेट भी देखते हो ना आप, रुक जाता है, तो ये भी आपका जो है ना अदर प्रॉब्लम में आ गया। तो कॉन्स्टेंट इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इंटरप्राइज प्रॉब्लम के बारे में। जी हाँ, इंटरप्राइज प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। ये बोलता है कि मेजर एरिया इंटरप्राइज प्रॉब्लम का क्या होगा। अब किसी भी बिजनेस में, किसी भी एंटरप्रेन्योर के पास, किसी भी इंटरप्राइज में इंसेप्शन से लेकर एंड तक प्रॉब्लम रहता ही रहता है। शुरू से लेकर अंत तक, इंसेप्शन से लेकर एंड तक प्रॉब्लम रहता ही रहता है। अब ये जो प्रॉब्लम है, इसमें आपका ऑब्जेक्टिव, प्लांट का लोकेशन भी आपका इंटरप्राइज का प्रॉब्लम है। ओ माय गॉड, प्लांट का साइज भी प्रॉब्लम है। फिजिकल फैसिलिटीज, फाइनेंस, ये तो फिजिकल फैसिलिटीज है कि नहीं, ये तो प्रॉब्लम है ही। फाइनेंशियल पैसा तो सबका प्रॉब्लम है ही। इवन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग
कैटेगरी में बांटोगे ना, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ये भी प्रॉब्लम है, इसमें भी दिक्कत आती है, कम्युनिकेशन गैप रह जाता है। जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होते हैं वो टॉप मैनेजमेंट से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है, सॉरी कॉन्टैक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। मार्केटिंग भी प्रॉब्लम है, और इंडस्ट्री के साथ रिलेशन बनाना भी एक प्रॉब्लम है। इंटरप्राइज के सामने में इतने सारे प्रॉब्लम, ओ माय गॉड। पहला प्रॉब्लम तो इसको बोला ऑब्जेक्टिव। हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव थोड़ी देर पहले देखा था, इसमें से कौन कौन से पॉइंट देखे थे जरा मैं आपको बता देता हूँ कि ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने क्या क्या देखा था। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव जिसमें सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट मैक्सिमेशन और बिजनेस बिहेवियर, सोशल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव और नेशनल ऑब्जेक्टिव, ये सारे ऑब्जेक्टिव देखे थे। कॉन्स्टेंट इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव में देखा था इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद जो है ना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इकोनॉमिक एस्पेक्ट एंड अदर एस्पेक्ट। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि आपका इंटरप्राइज प्रॉब्लम की बात करते हैं। इंटरप्राइज प्रॉब्लम में जो मेजर एरिया होते हैं उसकी बात करते हैं। मेजर एरिया में सबसे पहले बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव की, तो ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, सर्वाइवल एंड ग्रोथ हम लोगों ने देखा था, इकोनॉमिक, सोशल, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव देखा था, नेशनल ऑब्जेक्टिव देखा था। इन सब का गोल को सेट करना और उसको प्रॉपर मैनर में जो है ना मेटरलाइज करके उसको अचीव करना, ये एक प्रकार का प्रॉब्लम है, ये एक प्रकार का चैलेंज भी है, एक प्रकार का प्रॉब्लम भी है। जहां तक हम लोग बात करते हैं प्लांट लोकेशन की, ये कैसे प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपने जहां पर प्लांट लगाया है उसके आसपास मार्केट, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा, रॉ मटेरियल का अवेलेबिलिटी, ये सारी चीजें जो है ना, ये लोकेशन ऑफ प्लांट इंपॉर्टेंट करता है। प्लांट साइज की जहां तक हम लोग बात करते हैं, तो मार्केट जो आपका प्लांट का साइज, तो जिस हिसाब के बड़ा मार्केट है उस हिसाब से आप सप्लाई करके प्रोवाइड कर पा रहे हो कि नहीं, टेक्निकल जो है ना, टेक्निकली आप जो है ना फिजिबल हो कि नहीं प्लांट इतना प्रोडक्शन करने के लिए, मैनेजरियल एस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें, फाइनेंशियल एबिलिटी है कि नहीं इतना रॉ मटेरियल खरीद के प्रोडक्शन कर सकते हो। अगर मान लीजिए बड़ा ऑर्डर आ गया और 1 करोड़ का मान लीजिए ऑर्डर आ गया, आपके पास पैसे केवल 10,000 रुपये हैं और आपको उधार पे कोई रॉ मटेरियल देगा नहीं, तो ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आ गया, ये मैनेजरियल प्रॉब्लम भी आ गया, ठीक है। अगर मान लीजिए आपकी मशीन की कैपेसिटी सिर्फ 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने का है 10 दिन में, लेकिन आपको 10 दिन में जो है ना 10 लाख का ऑर्डर आ गया, 10 लाख शर्ट्स का ऑर्डर आ गया, आप सिर्फ 10 दिन में 10,000 जो है ना शर्ट बना सकते हो, तो फिर प्रॉब्लम है। तो साइज ऑफ प्लांट भी प्रॉब्लम हो गया, मार्केटिंग भी ज़्यादा प्रोड्यूस कर लिया, उसको सप्लाई नहीं कर पा रहे हो, मार्केट में डिमांड नहीं हो पा रहा है, तो साइज ऑफ प्लांट, सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लांट साइज, ऑब्जेक्टिव, प्लांट लोकेशन, प्लांट साइज। उसके जहाँ तक बात करते हैं फिजिकल फैसिलिटीज़ की, तो फिजिकल फैसिलिटीज़ जो है ये आपका डिपेंड करता है कि प्रोडक्शन प्रोसेस आपका कैसा है, उस हिसाब का आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, डिपेंड करता है प्रोडक्शन प्रोसेस आपका कैसा है। अगर आपका जो फैसिलिटीज़ उस हिसाब से है, सारी चीज़ें हैं, तो अकॉर्डिंगली जो है वो आप प्रोडक्शन कर पाओगे। फाइनेंशियल, तो ये फंड जो है ना हमेशा से प्रॉब्लम रहा ही है। फंड का मिक्स डिसाइड करना भी, पता चला लोन बहुत ज़्यादा ले लिया, इंटरेस्ट का ही खर्चा इतना और जितना प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। इक्विटी ही बोरो कर लिया, अब इक्विटी जो शेयर होल्डर लोग हैं परेशान कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि कॉस्ट एंड सेल्स का असेसमेंट आप नहीं कर पाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की। ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की, हायरार्की का मतलब जो है बांटना, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल में आप डिपार्टमेंट में, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आ जाता है कि डिपार्टमेंट में आप बांटते हो। सरकार का भी ने भी कई सारे डिपार्टमेंट बांट के रखे हैं, ठीक है। इसका मतलब इसको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसमें भी बांटने में प्रॉब्लम हो सकती है, बांटने का प्रॉब्लम, सब सिस्टम ठीक से नहीं बना, कम्युनिकेशन गैप रह गया, इंटर रिलेशनशिप नहीं बना, ठीक है, क्योंकि सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है ना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके जहाँ तक बात करते हैं कि मार्केटिंग भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कैसे प्रॉब्लम है कि टारगेट मार्केट में जो है ना आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान देनी रहती है, प्रोडक्ट, उसका प्राइस, उसका प्रमोशन और उसका प्लेस। प्रोडक्ट, यहाँ पर मार्केटिंग में 4 बातें बताई गई है स्टडी मटेरियल में आपके, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और उसके बाद जो है ना प्रायोरिटी, ये 4P बताया गया है। 4P एक बड़ा प्रॉब्लम है मार्केटिंग में, 4P बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मार्केटिंग में आपको ध्यान देना है कि टारगेट मार्केट में 4P यानी कि प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस और प्लेस, ये सारी चीज़ें जो है ना फैक्टर करती है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ना कि एक आपका एक और पॉइंट होता है यहाँ पर लीगल कंप्लायंस, ये भी एक प्रॉब्लम है। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी हो, देश विदेश के साथ जो है ना ट्रांजेक्शन करते हो, तो लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल लॉ का तो पालन करना ही पड़ता है। फिर आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया हो ना, कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्वायरमेंट, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ों को प्रोवाइड करना। अब ये लेवल पे, जैसे मान लीजिए कि वर्कर लोगों के लिए भी जो है अलग कानून बनाया गया है, ठीक है। वर्कर लोगों को आपको ये फैसिलिटी देनी है, ये करना है, वो करना है, अगर आप पावर का इस्तेमाल करते हो ये करना है, सारी चीज़ें जो है ना एक प्रॉब्लम है इंडस्ट्रियल, तो आपका क्या बोलते हैं उसको, लीगल कंप्लाइंस का। अब इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात हम लोग करते हैं, तो इंडस्ट्री का क्या स्ट्रक्चर है, इंडस्ट्री की पॉलिसीज़ क्या है, इंडस्ट्री जो है ना किस तरह का प्रैक्टिस करती है, क्या ट्रेड यूनियन का किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है, ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस होते हैं। यानी
कि इंटरप्राइज प्रॉब्लम बहुत सारे यहाँ पर आपने देखे। इंटरप्राइज प्रॉब्लम जो है ना यहाँ पर बहुत सारे देखे। कौन कौन से इंटरप्राइज प्रॉब्लम देखे? तो पहला प्रॉब्लम देखा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव देखा, उसमें देखा कि ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, ग्रोथ ऑब्जेक्टिव सारे एक प्रकार के प्रॉब्लम ही है। लोकेशन ऑफ प्लांट यानी कि मार्केट, ट्रांसपोर्ट, रॉ मटेरियल सबका लोकेशन उसी हिसाब से प्लांट का लोकेशन हो जाए। साइज ऑफ प्लांट यानी कि आपका टेक्निकल, मैनेजरल, फाइनेंशियल एबिलिटी के हिसाब से। फिजिकल फैसिलिटीज़, ये भी आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिपेंड करता है आपका क्या प्रोडक्शन का प्रोसेस है। उसके बाद जो है ना प्लांट का साइज, फाइनेंस, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मार्केटिंग, लीगल कंप्लाइंस और इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये सारे इंटरप्राइज के प्रॉब्लम होते हैं। ये सारे इंटरप्राइज के प्रॉब्लम होते हैं। यहाँ तक की बातें जो है हम लोगों ने कवर की। ये इंटरप्राइज की कहानी हम लोगों ने यहाँ तक कवर की। अब हम लोग बात करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन। अब जब एक्सेल सीट जब आप सीखोगे ना, एक्सेल बनाना सीखोगे तो उसमें देखेंगे फंक्शन। फंक्शन को आप एफ एन करके पुकारते हो। अब यहाँ पर जो है ना जो वेरिएबल्स होते हैं, हमारे वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं? तो लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज। अगर मान लीजिए कि एक लेबर है, इसको एल से आपने इंडिकेट किया, और कैपिटल है इसको सी से इंडिकेट किया। अब ये दोनों हमारा क्या है? इनपुट है। इससे क्या बनेगा? आउटपुट बनेगा। इससे हमारा क्या बनेगा? आउटपुट बनेगा। आउटपुट को आप क्या बोलते हो? फिनिश गुड्स बोलते हो। तो ये कितना प्रोपोर्शन में मटेरियल, लेबर, कैपिटल ये सब लगेगा? मान लीजिए कि हम लोग मटेरियल की बात करते हैं। मटेरियल जो होता है ना, तो 3 प्रकार का मटेरियल हमारा लगता है। एक फिनिश गुड्स बनाने में, एक फिनिश गुड्स बनाने में 3 प्रकार का मटेरियल लगता है। एक मटेरियल एक्स लगता है, दूसरा एक यूनिट मटेरियल वाई लगता है, और उसके बाद लेबर जो होता है 2 आवर्स पर यूनिट लगता है। ठीक है, अगर हमको इसमें फंक्शन डिटरमाइन करने के लिए बोले तो हम बोलेंगे एक्स इज टू वाई इज टू एल। एल का मतलब लेबर। 1:2 हुआ। अगर ये फंक्शन से पता चले तो ये इससे हमारा एक फिनिश गुड्स बनेगा। अब यहाँ पर कहानी क्या होती है ना कि अगर हम आपसे पूछें कि 40 यूनिट मेरे को बनाना है तो 1:1:1, ठीक है, 1:1:2, सॉरी 1:1:2, एक यूनिट और 2 घंटे। तो आप यहाँ पर मुझको आसानी से, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि 40 यूनिट फिनिश गुड्स मेरे को बनाना है, तो आप क्या बोलोगे? कितना लगेगा एक्स? तो ये आपका 40 यूनिट लगेगा। इस टू 40 यूनिट ये वाई लगेगा, और उसके बाद जो है ना लेबर जो है ना आपका ये 40 गुना 80 आवर्स लगेगा। 80 आवर्स लगेगा। इतना जुगाड़ आप कर लो तो 40 यूनिट फिनिश गुड्स बन जाएगा। ठीक है, अब उल्टा सवाल मैं पूछता हूँ कि मेरे पास जो है ना ये आपका क्या बोलते हैं उसको, मेरे पास जो है ना 80 एक्स है, 80 वाई है मटेरियल, और लेबर का जो है ना मेरे पास जो है ना वो कितना घंटा अवेलेबल है? तो यहाँ पर मैं लेबर का बोल सकता हूँ कि आपका क्या बोलते हैं 160 घंटा अवेलेबल है। ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि ये फिनिश गुड्स कितना बनेगा 1:1:2 के रेशियो से। ठीक है, तो आप ऑब्वियसली यहाँ पर जो है ना फंक्शन, यही चीज़ को ना फंक्शन बोलेंगे। इसी चीज़ को ना फंक्शन बोलेंगे। मतलब आप गिवन इनपुट से कितना आउटपुट बनेगा ये पता लगा सकते हो इसी फंक्शन पे पुट करके, इसी इक्वेशन पे पुट करके, और गिवन आउटपुट कितने इनपुट में बनेगा ये भी पता लगा सकते हो। इसको बोला गया फंक्शन, इसको बोला गया फंक्शन। अब यहाँ पर एक महात्मा आते हैं जिसका नाम था कॉब्स एंड डोगल्स। ठीक है, ठीक है, इसकी बात हम लोग करते हैं। इसका स्पेलिंग क्या होगा? कॉब एंड, एक मिनट में देखता हूँ। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कॉब एंड डोगलास की बात करते हैं। कॉब एंड डोगलस की बात करते हैं। कॉब एंड डोगलस। अब ये कॉब एंड डोगलस की कहानी कुछ तरह से इस तरीके से आती है कि इन्होंने भी फंक्शन बनाया, प्रोडक्शन का इन्होंने फंक्शन बनाया। अब यहाँ पर बताया गया है ना, जो आपका क्या बोलते हैं, जो डोगलस थे ना वो यूएसए के रहने वाले थे, और क्या बोलते हैं उसको, कॉब भी यूएसए के रहने वाले थे। ये कॉब जो था ना ये मैथमेटिशियन था, और ये जो है ना डोगलास था ना वो इकोनॉमिस्ट था। दोनों दोस्त थे, इसीलिए कॉब एंड डोगलास प्रोडक्शन फंक्शन इसको बोला गया है। अब इन्होंने क्या किया ना, अमेरिका में यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, यूएसए में जो है ना सारे प्रोडक्शन फर्म की जब स्टडी करी ना तो इन्होंने बहुत अजीब चीज़ें पाई। कॉब्स एंड डोगलास ने बहुत अजीब चीज़ पाई कि बोला कि जो लेबर होता है ना उसका लेबर और एक्चुअली इन लोगों ने 2 चीज़ों पर, लेबर और कैपिटल पे ना फंक्शन बनाया। इन्होंने बोला कि इनका जो रेशियो होता है ना 3:1 होता है। मतलब इस प्रोपोर्शन में अगर बढ़ाओगे तो फिनिश गुड्स अकॉर्डिंगली फिनिश गुड्स उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगा, उतना ही इंक्रीज होगा। जैसे कि 3:1 लेबर और उसका होता है, इसको बोला गया 3/4, और इसको आप बोल सकते हो कि 1/4।
ठीक है, इनका जो है ना रेशियो होता है। इसको इस फंक्शन को इन्होंने एक इक्वेशन करके पुकारा। इसमें फंक्शन में जो है ना इसको एक इक्वेशन करके पुकारा। यहाँ पर बोला जो फंक्शन होता है ना, फंक्शन को कैसे आप इंडिकेट करते हो, एफ एन करके। यहाँ पर सी एंड एल का फंक्शन, कैपिटल और लेबर का फंक्शन निकाला। इसमें बोला कि क्यू इजकल टू आपका, यहाँ पर क्यू इजकल टू के के बाद के मल्टीप्लाई बाय एल। तो के क्या होता है ना वो मैं बाद में बताऊंगा। एल का मतलब आपको पता है कि ये लेबर होता है, और उसके बाद सी। अब एल का पावर ए, इस फंक्शन के इक्वेशन को इन्होंने बताया, एल का पावर ए और इक्वल टू 1 - ए। अब ये कहानी जो है ना इन्होंने बताई, तो इसका मतलब जो है ना के के बारे में ना बोला ना, ये एक स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी है। मतलब आप ये फंक्शन पर अप्लाई करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा फिनिश गुड्स उसी प्रपोर्शन में अकॉर्डिंगली बढ़ेगा, फिनिश गुड्स उसी प्रपोर्शन में अकॉर्डिंगली बढ़ेगा। अब यहाँ पर इसके बारे में बहुत डेप्थ जानकारी लेने की जरूरत नहीं है, बस ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। के का मतलब होता है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा और पॉजिटिव रहेगा। यानी कि अगर मान लीजिए कि सब्जेक्ट टू कंडीशन की टेक्नोलॉजी नहीं बदलनी चाहिए, अगर टेक्नोलॉजी ही बढ़ गई, अब मशीन का कैपेसिटी ही बढ़ गया, टेक्नोलॉजी ही बदल गई, तो ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस हो जाएगा टेक्नोलॉजी की वजह से। इसीलिए बोला कि जिस मशीन की बात हम लोग करें ना, केवल उसी मशीन की बात करोगे। नया मशीन आ गया, ज़्यादा कैपेसिटी वाला मशीन आ गया, ये सारी बातें नहीं करोगे। तो के को बोला कांस्टेंट रहेगा। एल और सी का मतलब लेबर एंड कैपिटल हो गया, एल और सी का मतलब लेबर एंड कैपिटल हो गया। एल का पावर ए, यानी कि ए और 1 - ए, ये दो बातें बताई। अब ये 1 - ए, ये दोनों ए और 1 - ए कभी नेगेटिव नहीं होगा, यानी कि ये वैल्यू हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में होगी और कांस्टेंट होगी। 0 से लेकर 1 के बीच में होगी और कांस्टेंट होगी। ये फैक्टर है। इससे क्या हो गया, हमको एल का प्रोपोर्शन पता चल गया। एल मान लीजिए कि यहाँ पर क्या बोला कि लेबर 3:, ये आपका कैपिटल 1। तो यानी कि आपको ये प्रोपोर्शन पता चल गया कि इस प्रोपोर्शन में आप डालो। फिर बाद में इक्वेशन को करेक्ट किया, ये अप्रॉक्स प्रोपोर्शन है 3/4 1/4। ये आपका जो है ना करेक्ट किया कि भाई इस प्रोपोर्शन में जो है ना आप डालो। ठीक है, इस प्रोपोर्शन में जब आप डालोगे ना तो फिनिश गुड्स यानी कि आपका फाइनल प्रोडक्ट उतने ही प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। ठीक है, उतने ही प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। ठीक है, तो ये कैपिटल की क्वांटिटी हो गई, ये लेबर की क्वांटिटी हो गई। ये के का मतलब जो होता है ना स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, जो कि कांस्टेंट रहेगा। और ए का मतलब भी यहाँ पर जो है वो एक 0 से लेकर 1 तक की वैल्यू रहेगी। ये सारी बातें इन्होंने बताई। ठीक है, अब यहाँ पर जिस प्रोपोर्शन में आपको बढ़ाना है लेबर और कैपिटल, उसी प्रोपोर्शन में आपका कैपिटल गुड्स बढ़ जाएगा। ये सारी बातें जो है ना वो कोब्स एंड डोगलास ने बताई, कोब्स एंड डोगलास ने बताई। अब ये जो प्रोडक्शन फंक्शन की बात हम लोग करते हैं ना, ये भी दो प्रकार का होता है। ठीक है, कोब्स एंड डोगलास के प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं ना, ये भी ये भी आपका जो भी प्रोडक्शन फंक्शन होता है एफ एन, ये भी दो प्रकार का होता है। तो दो प्रकार का प्रोडक्शन फंक्शन होता है, एक आपका शॉर्ट रन हो गया और आपका एक लॉन्ग रन हो गया। जी हाँ, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, यहीं से कहानी जो है ना बहुत ही ट्विस्टेड होने वाली है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपको सीखने को मिलेगी, नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। ये शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन जो है आपको देखने में जितना ही सिंपल लग रहा है, इतना ही ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर आपने थोड़ा सा फोकस नहीं किया तो। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूँ कि शॉर्ट रन को ही लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं, इसमें थ्योरी है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और यहाँ पर जो थ्योरी आती है, ये लॉ, ये शॉर्ट रन वाली थ्योरी है, शॉर्ट, और ये लॉन्ग रन। लॉन्ग रन वाली जो थ्योरी है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। ये जो थ्योरी है ना लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ये आपको डिटेल में पढ़ना है। जी हाँ, ये आपको डिटेल में पढ़ना है। अब यहाँ पर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को शॉर्ट रन बोलते हैं, शॉर्ट रन थ्योरी, और लॉन्ग रन थ्योरी को लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल बोलते हैं। जी हाँ, रिटर्न टू स्केल। अब यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर लॉन्ग रन में ना ऑल फैक्टर्स को वेरिएबल माना जाता है, ऑल फैक्टर्स वेरिएबल माना जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, सारे फैक्टर्स यहाँ पर चेंज होते हैं। फैक्टर मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि सारे फैक्टर्स लॉन्ग रन में बदलते हैं। चाहे वो आपका लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, लॉन्ग रन में सब के सब वेरिएबल हो जाते हैं। लेकिन शॉर्ट रन में यहाँ पर क्या होता है कि कुछ फैक्टर, वन फैक्टर ही आपका जो होता है वो क्या बोलते हैं, कुछ फैक्टर फिक्स्ड होते हैं। मुख्य तौर पे जो है ना लैंड और कैपिटल को फिक्स्ड रखा जाता है, और लेबर जो है ना वेरिएबल बदलते रहते हैं। तो लैंड एंड कैपिटल को आपने फिक्स्ड रख दिया, और लेबर अगर
वेरिएबल हो गया। इनपुट में जो लगता है, अभी आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जो एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्राइज होता है या ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसको यहाँ पर जो है ना काउंट नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो रिस्क लेने की क्षमता बढ़ गई, कम हो गई, इसको मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग लैंड, जो इनपुट हमारा फिजिकली जो है इन्वॉल्व होता है ना, लैंड, लेबर और कैपिटल, ये तीन की बात करेंगे। अभी लैंड और लेबर, यानी कि जनरली लैंड और कैपिटल को आपने अगर फिक्स्ड माना और लेबर को वेरिएबल माना, लेबर को वेरिएबल माना, ये किसी भी फैक्टर को जो है ना आप वेरिएबल मान सकते हो, लेकिन यहाँ पर बोला लेबर को वेरिएबल मानते हैं। जनरली हम लोग लैंड और कैपिटल को फिक्स्ड मानते हैं। तो अगर एक फैक्टर बदलता है, एक फैक्टर बदलता है, तो उस सिचुएशन में आउटपुट पे उसका क्या प्रभाव होगा। जैसे कि पहले एक ही लेबर काम करता था तो काम 2 दिन में होता था, अब 2 लेबर काम करेगा तो क्या काम 1 दिन में होगा। अगर एक ही लेबर काम करता था तो 40 यूनिट बनता था, अगर 2 लेबर काम करता है तो क्या 80 यूनिट बनेगा। ठीक है, तो ये जो सवाल का उत्तर देगा हमको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलता है, उसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन उसको बोला जाता है। यानी कि यहाँ पर एक फैक्टर वेरिएबल रहता है, बाकी फिक्स्ड माना जाता है। यहाँ पर सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल का मतलब जो है ना बदलता है, फिक्स्ड नहीं होता। फिक्स्ड का उल्टा, फिक्स्ड का मतलब क्या हो गया कि अगर आपके पास पॉकेट में 50 रुपये तो 50 रुपये ही रहेंगे, लेकिन 50 रुपये अगर बढ़ घट रहा है, कभी 100 रुपये हो जा रहा है, कभी 70 रुपये हो जा रहा है, कभी 40 रुपये हो जा रहा है, तो इसका मतलब वो वेरिएबल है, वो चेंज होते रहता है। तो फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर्स को आपने अच्छे तरीके से समझा। यहाँ पर वेरिएबल फैक्टर जो है लेबर के अलावा रॉ मटेरियल को भी कह सकते हो। एक वेरिएबल फैक्टर जो होता है ना, ये लेबर और रॉ मटेरियल जो होता है ना, रॉ मटेरियल वेरिएबल फैक्टर होता है शॉर्ट रन में। अब यहाँ पर न टेक्नोलॉजी बदल रही है, ना आपका जो है वो बाकी चीज़ें बदल रही है, तो इसको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में आपको एक एक करके सारी चीज़ों का डिफरेंस मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर वेरिएबल प्रोपोर्शन में चेंज आता है तो अकॉर्डिंगली प्लस माइनस आपका फिनिश गुड्स होता है। वेरिएबल प्रोपोर्शन में वेरिएबल प्रोपोर्शन चेंज आता है। यहाँ पर ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में प्रोपोर्शनेट जो चेंज आता है, मतलब सब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चेंज अगर होते हैं, ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चेंज, तो फिनिश गुड्स में अकॉर्डिंगली क्या प्रोपोर्शन में जो है ना बदलाव आता है। तो इसको बोला गया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और ये लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। ये बातें आपको डिटेल में पढ़नी है, ये बातें आपको डिटेल में पढ़नी है। अभी जो मैं एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, ये कंसेप्ट बताने के लिए जो है ना मुझे यहाँ पर एक वेरिएबल फैक्टर लेना पड़ेगा। टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, यहाँ पर जो है ना मुझको एक वेरिएबल फैक्टर लेना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर वेरिएबल फैक्टर लेबर को मानते हैं, लेबर को हम लोग यहाँ पर वेरिएबल फैक्टर मानते हैं, वेरिएबल फैक्टर मानते हैं। बड़े ध्यान से मेरी बातों को आपको सुनना है और समझना है। अब हमारा जो है टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, ये कंसेप्ट आपको डिफिकल्ट लगेगा अगर अभी आपने अच्छे तरीके से ध्यान नहीं दिया। लेबर 1 से बढ़ा 2, 2 से बढ़ा 3, 3 से बढ़ा 4, 1 2 3 4 5 और इसके बाद 6, कितना बढ़ाएंगे, 7 8 9, ओ माई गॉड 10 11, 10 11, अब तो पेज ही खत्म हो गया, तो 11 तक ही बढ़ाते हैं। अब हमारा जो है ना ये वेरिएबल फैक्टर हो गया। अब हम लोग यहाँ पर जो है ना टोटल प्रोडक्ट निकालेंगे, जिसको बोला गया टीपी। ठीक है, ये आप देख रहे हो ना टीपी, इसको बोलेंगे एपी और इसको बोलेंगे एमपी। एमपी का मतलब है मध्य प्रदेश नहीं, यहाँ पर आपका मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया, टोटल प्रोडक्ट। अब यहाँ पर जो है ना एक लेबर जो है ना, ये यूनिट्स में हम लोग देख रहे हैं, ये नंबर ऑफ लेबर्स की बात हम लोग कर रहे हैं। अब टोटल प्रोडक्ट जो है ना, एक लेबर मिलके 2600 यूनिट बनाता है, एक लेबर जो है ना 2600 यूनिट बनाता है, दो बनाता है 3000, मान लीजिए दो बनाता है 3000। उसके बाद तीसरा बना, तीन मिलके बनाता है 3350, तीन मिलके बनाता है 3350। एक बार ये फिगर को मैं भर देता हूँ। अब यहाँ पर एक एक चीज़ों को बड़े ध्यान से समझना है आपको। मैंने डाटा में थोड़ा सा चेंजेस किया है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि आपका लेबर आपने देख लिया, फिर टोटल प्रोडक्ट की बात करते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान से एक बार समझो। अगर हम लोग टोटल प्रोडक्ट जो है बनाते हैं, तो आपने यहाँ पर देखा कि टोटल प्रोडक्ट बनाने के बाद एक लेबर जो है ना 500 यूनिट बनाता है, दो लेबर मिलकर 1050 यूनिट बनाता है, तीन लेबर मिलकर 1650 यूनिट बनाता है, और चार लेबर मिलकर जो है ना वो आपका 2150 यूनिट बनाता है, 2150 यूनिट बनाता है। फिर 5 6 7 और 8 9 10 11 मिलकर इतना इतना यूनिट बनाता है। अब ये तो टोटल प्रोडक्ट हो गया। अब यहाँ पर एवरेज प्रोडक्ट किसको बोलेंगे, ये वेरिएबल जो है ना, यहाँ पर एक वेरिएबल चेंज हो रहा है, ये लेबर आपका वेरिएबल है, ये चेंज हो रहा है। अब हर एक लेबर बढ़ने के बाद जो है ना एडिशनल प्रोडक्शन हो रहा है,
ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। अब जो हर एक आपने जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में क्या देखा था कि एवरी एडिशनल कंजम्पशन से कितना सेटिस्फैक्शन डिक्लाइन होता है, उसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोला था। यहाँ पर बात करते हैं कि अगर एक से बढ़ा लेबर दो, तो आप देख सकते हो मार्जिनल जो प्रोडक्ट होता है वो क्या है। मार्जिनल प्रोडक्ट जो यूनिट का, एक लेबर अकेला बनाता था 500, ठीक है, दो लेबर मिलकर बनाता है 1050, यानी कि दो लेबर का आपका मार्जिनल जो है प्रोडक्ट बोलेंगे यूनिट में, अगर मार्जिनल प्रोडक्ट बोलेंगे तो यहाँ पर 1050 माइनस 500 यानी कि 550, दो लेबर मिलकर, ठीक है। जस्ट एक एक यूनिट बढ़ते चला जाता है, यहाँ पर 1650 माइनस 1050 600, ठीक है, 600 यूनिट, यानी कि इसको बोलेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है, यूनिट में। अब यहाँ पर 2150 माइनस 1650, यानी कि जस्ट पिछले वाले से देखेंगे कि आपका जस्ट पिछले, यानी कि 500 में से 0 घटाए तो मार्जिनल प्रोडक्ट 500 ही आया। उसके बाद 1050 में से 2 लेबर 3 लेबर, मतलब हर एक लेबर बढ़ते 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 पिछले से कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। 2600 अगर मान लीजिए कि 5 लेबर मिलकर बनाता है तो 5 लेबर माइनस 4 लेबर, ठीक है, यानी कि ये मिलकर बनाता है 450, 5 लेबर मिलकर बनाएंगे 450, ठीक है। ये सारी बातें जो है ना, अब इसमें ही रिलेशनशिप जो है ना स्टेब्लिश होगा। ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पर रिलेशनशिप हम लोग स्टेब्लिश करेंगे, कैसे कैसे क्या बढ़ रहा है घट रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत ही ध्यान से सुनने वाली बातें हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं ये एवरेज। एवरेज तो बड़ा आसान है, ये एवरेज प्रोडक्ट की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो ये जो आपका टोटल प्रोडक्ट है डिवाइडेड बाय जितना आपका वेरिएबल फैक्टर है। 500 डिवाइडेड 1 इक्वल टू 500, 1050 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 525, उसके बाद 1650 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 555, 2150 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 537.550 एंड सो ऑन। 2600 डिवाइडेड बाई 5 मतलब 520, तो ये आपका एवरेज प्रोडक्ट आ गया। ये सारी चीज़ें, इसको ये जो शेड्यूल हमने बनाया है इसको बोलेंगे टोटल प्रोडक्ट शेड्यूल। इसको हम लोग बोलेंगे टोटल प्रोडक्ट शेड्यूल। भले ही इसमें एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट निकाला जा रहा है, इसको बोला जाएगा टोटल प्रोडक्ट शेड्यूल, टोटल प्रोडक्ट शेड्यूल। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें जो है ना एक चीज़ हम लोगों को देखनी है कि जब आपका एवरेज प्रोडक्ट जो होता है, जब एवरेज प्रोडक्ट जो होता है वो मैक्सिमम होता है, जब एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है तो वो मार्जिनल प्रोडक्ट के इक्वल होता है। जब एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट के इक्वल होता है। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब हम लोगों ने अगर देखा तो यानी कि आपका एवरेज प्रोडक्ट, ये दोनों फिगर को यहाँ पर कंप्यूट करना है। ये जो आपका ग्राफ बनेगा ना इसको इक्वल बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर एवरेज मैक्सिमम है। देख सकते हो कि आप एवरेज में मैक्सिमम कौन सा है, ठीक है। अब ये जो आपका, ये जब दोनों इक्वल होता है, ठीक है, ये जब दोनों इक्वल होता है तो कर्व आपस में एक दूसरे को कट करेगा। कर्व आपस में जो आपका एक दूसरे को कर्व कट करेगा, मतलब एवरेज प्रोडक्ट का कर्व और मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व आपस में एक दूसरे को कट करेगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि आपका क्या बोलते हैं, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि एवरेज प्रोडक्ट, आप अगर गौर करोगे इसमें रिलेशनशिप हम लोग स्टेब्लिश कर रहे हैं, तो एवरेज प्रोडक्ट आपको गौर करोगे कि पहले जो होता है ना एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है। पहले जो है ना एवरेज प्रोडक्ट जो है ना वो आपका इंक्रीज करेगा, उसके बाद धीरे 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 जो है ना वो आपका क्या बोलते हैं डिक्रीज करेगा, धीरे 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 करके जो है ना वो आपका डिक्रीज करेगा। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर जो है ना, अगर आप बात करोगे कि यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट में पिछले से माइनस करना है ना, तो यहाँ पर देखो 3700 माइनस 3800, ये तो माइनस में आ गया। यहाँ पर माइनस में गया, 11वें नंबर पे जाके माइनस में आ गया मार्जिनल प्रोडक्ट। लास्ट वाला क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट है। तो एवरेज प्रोडक्ट पहले इंक्रीज करेगा, फिर डिमिनिशिंग रेट में जो है ना वो आपका डिक्रीज करेगा, डिमिनिशिंग रेट में डिक्रीज करेगा, लेकिन एवरेज प्रोडक्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। एवरेज देखिए पहले बढ़ रहा है, 500 से 525 हो रहा है, फिर 550 हो रहा है, फिर आपका जो है ना 537.50 हो रहा है। देखिए यहाँ पर जो है ना एवरेज प्रोडक्ट पहले इंक्रीज किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है ना ये आपका एवरेज प्रोडक्ट जो है ना इंक्रीज किया है। उसके बाद फिर बाद में जो है ना 550 आने के बाद जो है ना वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चला गया है। मतलब जितना जितना लेबर बढ़ रहा है, मतलब आपके पास मशीन एक ही है, मशीन तो फिक्स्ड है, उस पर लेबर आप बढ़ाए जा रहे हो, लेबर बढ़ाए जा रहे हो, लेबर बढ़ाए जा रहे हो, या रॉ मटेरियल ज़्यादा की जा रहे हो। मशीन की कैपेसिटी 1000 है और आप उस पर जो है ना रॉ मटेरियल 2000 के बराबर डाले जा रहे हो। इसका मतलब क्या हो गया ना कि हर वेरिएबल बढ़ाने से जो होता है ना आउटपुट बढ़ता है, नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो पहले तो यहाँ पर जो है ना यहाँ तक आप देख लिए कि यहाँ तक 500 से 525 हुआ और 550 हुआ, यानी कि पहले इंक्रीज़ किया, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे 550 से आप देख रहे हो कि डिक्रीज कर रहा है,
ये जो है ना एवरेज प्रोडक्ट ने इनिशियली इंक्रीज किया, बाद में डिक्रीज कर रहा है, लेकिन ये नेगेटिव नहीं हुआ, बाद में डिक्रीज किया लेकिन नेगेटिव नहीं हुआ। ये एवरेज का जो है ना आपने एनालिसिस किया। अब हम लोग मार्जिनल का एनालिसिस की बात करते हैं। मार्जिनल जो होता है ना वो पहले इंक्रीज करता है, मार्जिनल जो है ना इंक्रीज करता है और हमेशा इससे ज़्यादा स्पीड में इंक्रीज करता है एवरेज से। मतलब मार्जिनल का चार्ट इनिशियली जो होता है ना ग्राफ ऊपर होता है, ज़्यादा ऊपर होता है। तो पहले ये देखिए ज़्यादा, ये सिर्फ 25 बढ़ा है और ये सीधा देखिए 500 से 550 हो गया है। तो ये जो इंक्रीज करा ना, ये बहुत स्पीड से इंक्रीज किया, मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज किया। ठीक है, यहाँ पर तक देख रहे हैं कि इंक्रीज किया। ठीक है, उसके बाद जब से घटना चालू हो गया ना, तो ये जो है ना ज़्यादा रेट में डिक्रीज भी किया। मतलब जितना तेजी से ऊपर गया था ना उतना तेजी से डाउन भी हुआ। और ये मार्जिन वाला नेगेटिव भी आ जाता है, एवरेज वाला नेगेटिव नहीं आई, ये मार्जिन वाला नेगेटिव भी आ जाता है। ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने आपका एनालिसिस करना और भी रिलेशन इसमें से एस्टेब्लिश करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिन प्रोडक्ट में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं। अब यहाँ पर बोलता है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जो है ना कि पहली बात तो हम लोगों ने देखी कि एवरेज प्रोडक्ट जब राइज कर रहा है ना तो उससे भी ज़्यादा स्पीड से हम मार्जिनल प्रोडक्ट राइज कर रहा है। ठीक है, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो है ना, पहली बात यहाँ पर ध्यान देनी है कि ये जो इंक्रीज का जब सिनेरियो है ना उस समय में मार्जिनल जो है ना वो ज़्यादा है एवरेज से। ठीक है, यानी कि इसका कर्व जो होगा ना वो ऊपर होगा, कर्व ऊपर होगा क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट जो है ना ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा है। अब जहाँ तक बात करते हैं कि जो एवरेज प्रोडक्ट अगर हाईएस्ट पॉइंट पर होगा ना, हाईएस्ट पॉइंट पर होगा ना, वहाँ पर एपी और एमपी कर्व जो होगा ना आपस में क्रॉस करेगा, क्रॉस करेगा। ठीक है, और जैसे ही क्रॉस किया ना ये थर्ड नंबर में जो आपका एपी एमपी यहाँ पर पॉइंट क्रॉस करेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसको बोल सकते हो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसको बोल सकते हो। यहाँ पर एपी एमपी क्रॉस किया एक दूसरे को। अब जहाँ से यहाँ से एमपी और एपी क्रॉस किया ना, वहाँ से एमपी तेजी से डिक्लाइन करेगा। एमपी देखिए तेजी से डिक्लाइन कर रहा है और ये नेगेटिव तक चला गया, इतना तेजी से डिक्लाइन किया, लेकिन ये स्लोली डिक्लाइन करेगा एवरेज, लेकिन वो नेगेटिव नहीं जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव नहीं जाएगा। यानी कि एक पॉइंट के बाद अगर वेरिएबल फैक्टर बढ़ेगा तो उस सिचुएशन में एमपी जो है ना वो डिक्लाइन करने लगेगा और नेगेटिव तक जाएगा, लेकिन एपी जो है ना डिक्लाइन करेगा पर नेगेटिव तक नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये बात हमने देखी। अब इस सिचुएशन में आप क्या बोल सकते हो कि एमपी जो है वो लेस दैन एपी है। जब डिक्रीजिंग सिनेरियो चालू हो गया ना तो एमपी लेस दैन एपी है। ठीक है, ये सारी बातें जो है ना हम लोगों ने लॉन्ग टर्म वेरिएबल प्रोपोर्शन से हम लोगों ने जानी। स्केल की बात हम लोग नहीं कर रहे अभी, ये सॉरी शॉर्ट टर्म में हम लोगों ने जो है ना जो आपका वेरिएबल प्रोपोर्शन वाला जो है ना शॉर्ट टर्म में हम लोगों ने देखा था, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। तो वेरिएबल प्रोपोर्शन की कहानी हम लोगों ने जो बात करी थी वो किस चीज़ में बात करी थी, वो आपका प्रोडक्शन रन में शॉर्ट रन की बात करी थी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल की हम लोग अभी बात नहीं कर रहे। टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, हम लोग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात करें, वो शॉर्ट टर्म वाले की बात हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ही लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में ही एक फैक्टर वेरिएबल होता है और बाकी फैक्टर फिक्स्ड होते हैं। तो यहाँ पर लेबर को हमने वेरिएबल मानकर हमारा जो है ना वो कैलकुलेशन चालू किया है। अब यहाँ पर हम लोग टोटल प्रोडक्ट के साथ रिलेशनशिप देखते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट का। यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट जो होता है ना वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट जो है ना आपने देखा कि ये इंक्रीज हो रहा है, 500 से 1050 आया और करते 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 लास्ट में आप देख सकते हो कि ये 3700 तक गया। ठीक है, तो ये टोटल प्रोडक्ट तो बढ़ते चला जा रहा है जैसे जैसे लेबर बढ़ रहा है। टोटल प्रोडक्ट यहाँ पर आपका जो है ना हर स्टेज में दिख रहा है कि वो आपका ऊपर की तरफ बढ़ते चला जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि टोटल प्रोडक्ट जो होता है बढ़ता तो है, लेकिन स्टार्टिंग में जो है ना वो रेट ज़्यादा होता है, बाद में धीरे धीरे डिक्लाइनिंग रेट पे बढ़ता है, बाद में धीरे धीरे डिक्लाइनिंग रेट पे बढ़ता है। अब ये इंक्रीज होने का परसेंटेज जब आप निकालोगे ना तब आपको पता चलेगा ये लास्ट तक तो बढ़ा है, लेकिन शुरू में जो है ना ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा था, फिर बाद में स्पीड स्लो हो गया। वेरिएबल को जैसे जैसे बढ़ाया टोटल प्रोडक्ट तो इंक्रीज करेगा ही। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में ज़्यादा तेज़ी से करेगा। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ कि अगर मशीन की कैपेसिटी 1000 यूनिट की है और उसको आपने 200 यूनिट का मटेरियल दिया था, तो वो आपका प्रोडक्शन तो बढ़ाएगा। अब आपने उसको 400 दे दिया तो भी आपका प्रोडक्शन बढ़ाएगा, 600 दे दिया तो भी आपका प्रोडक्शन बढ़ाएगा, स्पीड में बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब उसका 3 रेंज में बांटोगे ना मशीन की कैपेसिटी को कि मशीन मैक्सिमम 1000 प्रोड्यूस कर सकता है, एवरेज 700 तक उसका स्पीड बढ़िया रहेगा। इसका मतलब जैसे गाड़ी के माइलेज की बात आप करते हो ना कि गाड़ी को अगर आप 100 के स्पीड में चलाते हो ना तो उसका माइलेज जो है ना कम हो जाएगा, ऐसा बोला। अगर एवरेज आप 70 के स्पीड में चलाते हो गाड़ी को तब तक माइलेज आपका परफेक्ट रहेगा, और अगर 40 के स्पीड में चलाते हो तब तो माइलेज
ज़्यादा देगा, अगर कोई कंपनी ऐसा दावा कर रही है तो। होता यूँ उल्टा है कि आप जो है ना गाड़ी को जो है ना वो टाउन के अंदर चलाते हो 30-40 के स्पीड में, तो मैक्सिमम तो वो आपका और ज़्यादा पेट्रोल खाता है। ठीक है, होता उल्टा है, लेकिन ठीक है, चलो हमारे एग्जाम्पल में हमने इसको फिट किया। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आप टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच में जो है ना अगर रिलेशन निकालते हो, तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो होता है ना, वो जैसे जैसे इंक्रीजिंग रेट में टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करता है, तब तक बहुत स्पीड में जो है वो बढ़ता है। एक समय ऐसा आता है ना जब टोटल प्रोडक्ट जो होता है ना, वो टोटल प्रोडक्ट जो होता है ना वो डिक्रीजिंग रेट में बढ़ता तो है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट में बढ़ता है। टोटल प्रोडक्ट जो है ना डिक्रीजिंग रेट में बढ़ता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जिस पॉइंट पर जो है ना मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, जिस पॉइंट पर मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और गौर करते हैं, ये आपका जो है ना पॉइंट है जहाँ पर एमपी मैक्सिमम है, ये आपका पॉइंट है एमपी मैक्सिमम है, और यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट 1650 है। ये जब दोनों को हम लोग ना यहाँ पर ये करते हैं, ठीक है, ये आपका एमपी और ये आपका टोटल प्रोडक्ट, इसको बोला जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसको बोला जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, XION, ठीक है, INFLEXION, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इसको बोला जाएगा। ये चीज़ें जो है ना, एक एक चीज़ जो है ना यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, आपको आराम आराम से ये चीज़ों को समझना है। जब आप MCQs करोगे ना, तब असली कहानी जो है ना वहाँ पर आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा, ठीक है। MCQs करोगे तब आपको दिमाग में बनाना पड़ेगा। यानी कि जब टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट पर, MP जो है ना वो बढ़ता है, वो भी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है। ये इंक्रीजिंग रेट में जब तक बढ़ता है तब तक ये भी इंक्रीजिंग रेट में बढ़ता है। जब टोटल प्रोडक्ट जो होता है ना डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ना चालू करता है ना, वहां से एमपी डिक्लाइन होना चालू किया जाता है, ठीक है। जब आपका टोटल प्रोडक्ट जो होता है ना जहां पर मैक्सिमम होता है ना, टोटल प्रोडक्ट जहां पर मैक्सिमम होता है ना, वहां पर एमपी जीरो हो जाता है। टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा वहां पर आपका एमपी जो है ना जीरो हो जाएगा, ठीक है। हमारे एग्जांपल में ये फिट नहीं बैठता, लेकिन आप देखो एमपी इक्वल टू जीरो वेयर टीपी इज मैक्स, टीपी जहाँ पर मैक्स होगा वहाँ पर एमपी जीरो हो जाएगा। फिर जहाँ तक बात करते हैं कि जब टीपी जो है ना घटना चालू हो जाता है, टीपी जो है ना घटना चालू हो जाता है, देखिए यहाँ पर 3750 और 3800 तक गया, यहाँ पर जैसे ही घटना चालू हुआ, जैसे ही टीपी घटना चालू होता है ना, वैसे ही ये नेगेटिव हो जाता है, एमपी जो है नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। ये बात आपने जानी, ठीक है। टीपी जहाँ पर मैक्सिमम है वहाँ पर आपका एमपी जीरो है, टीपी जहाँ पर घटना चालू हो गया टोटल प्रोडक्ट, वहाँ पर एमपी नेगेटिव हो जाता है। ये सारी बातें जो है ना चार्ट से आपको गौर करने वाली बात है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर जो है ना और भी चीज़ें जहाँ तक देखते हैं कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, अब तक हम लोगों ने वही सारी चर्चाएं की, लेकिन फिर भी एक बार फिर से देख लेते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन में, ये जो है ना प्रोडक्शन फंक्शन में होता है, फंक्शन को हम लोग FN करके इंडिकेट करते हैं, और प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। अब लेबर और कैपिटल के बीच में जो है ना कोप्स एंड डोगल्स ने जो है ना डोगलास ने, ठीक है, कोप्स एंड डोगलास ने जो है ना प्रोडक्शन फंक्शन में लेबर और कैपिटल दोनों को वेरिएबल मानकर जो है ना कहानी बनाई। लेकिन यहाँ पर हमारा जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, ये बोलता है कि प्रोडक्शन फंक्शन में एक फैक्टर को वेरिएबल मानकर, और बाकी को फिक्स्ड मानकर जब आप इनपुट आउटपुट में फंक्शनल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हो ना, तो उसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर जो है ना फैक्टर को किसको माना वेरिएबल, हम लोगों ने लेबर को वेरिएबल माना, ठीक है। लेबर को वेरिएबल माना, बाकी फैक्टर्स को जो है ना कांस्टेंट मान के आगे हम लोग बढ़े, ठीक है। अब क्या एक्चुअली में ऐसा होता है, बाकी में तो बाकी फैक्टर में भी चेंजेस आते हैं, तो ये आपका एजम्पशन एंड एक्सेप्शन में ही आपको यही देखने को मिलेगा, ठीक है। उस वेरिएबल में अगर एक यूनिट बढ़ गया या एक यूनिट कम हो गया तो फाइनल आउटपुट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं कि अगर ये वेरिएबल फैक्टर में 1 यूनिट प्लस माइनस हुआ तो फिनिश गुड्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या चेंजेस होगा, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। इसको लॉ ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी बोलते हैं, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ प्रोपोर्शनलिटी,
ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोले, लॉ ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोले, डिमिनिशिंग रिटर्न बोले, रिटर्न का लॉ, और उसके बाद जो है ना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमपीपी, मार्जिनल प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना हम लोगों ने यहाँ पर जो है ना चीज़ें देखी, यानी कि ये एक प्रकार का इनपुट आउटपुट स्टेब्लिश करता है एक फंक्शन। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जाना यहाँ पर, इसको और क्या क्या बोलते हैं ये चीज़ें देखी। अब हम लोग जहाँ तक एजम्पशन की बात करते हैं, तो यानी कि यहाँ पर बोलता है कि यहाँ पर पहला एजम्पशन है कि टेक्नोलॉजी को कॉन्स्टेंट मान के हम लोग चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी नहीं बदली, टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंट। अदर वेरिएबल आपका जो है ना एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल है ना, बाकी टेक्नोलॉजी नहीं बदली। पहला एजम्पशन हम लोग ये मान के चलते हैं, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। दूसरा कि अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कांस्टेंट है। तीसरी एजम्पशन हम लोग मान के चलते हैं कि यहाँ पर जो है ना हम लोग इकोनॉमिक प्रॉफिट जज नहीं करते हैं, सिर्फ आउटपुट को जज करते हैं। जो भी हमारा ना फिनिश गुड्स है ना, इसकी क्वांटिटी को जज करते हैं, इकोनॉमिक प्रॉफिट को हमसे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये बात यहाँ पर हम लोगों ने जानी। ये सारी चीज़ें जो है ना एजम्पशन होता है, ये सारी चीज़ें। हाँ, एक एजम्पशन और होता है कि ये मान के चलता है ना फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन स्कार्स है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। फिक्स्ड वाला जिसको भी ये फिक्स्ड बोला ना वो स्कार्स है, ऐसा नहीं है उसको रिप्लेस किया जा सकता है या उसका कोई सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, जो कि आपका जो है ना वो कोई परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, जैसे कि लैंड है तो बगल में और भी ज़मीन है जहाँ पर आप थोड़ी देर के लिए भाड़ा पे लेके काम कर सकते हो, टेम्प्रोरी अवेलेबल करवा सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये मान के चलता है कि फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है स्कार्स है, पहले ही ये मान के चलता है, ये सारे एजम्पशंस मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये सारी कहानी जो है हम लोगों ने यहाँ पर जानी एजम्पशंस के लिए। अब एजम्पशंस के बाद जो है ना हम लोग यहाँ पर जो है ना लिमिटेशंस देखेंगे कि आपका जो लिमिटेशंस होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस का वो क्या होता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, सॉरी, एक्सेप्शंस क्या होता है। एक्सेप्शंस एंड लिमिटेशंस दोनों एक ही बात होती है। एक्सेप्शंस क्या होता है, स्टडी मटेरियल में आपके एक्सेप्शन करके दिया गया है। एक्सेप्शन की जब हम लोग बात करते हैं तो पहला जो है ना ये अप्लाई नहीं होता है अगर टेक्नोलॉजी जो है ना वो बढ़ गया। ठीक है, अगर सारे टेक्नोलॉजी जो है टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी चेंजेस आया तो ये आपका एक्सेप्शन है कि भाई ये आपका वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये तभी भी अप्लाई नहीं होगा जहाँ पर फिक्स्ड का टेम्प्रोरी अवेलेबल है, स्कार्स नहीं है। फिक्स्ड वाला जो है ना फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टेम्प्रोरी अवेलेबल करवाया जा सकता है, मतलब स्कार्स नहीं है। ठीक है, फिर टेक्नोलॉजी वाला बोला। उसके बाद जो है ना एक्सेप्शन ये है कि लॉन्ग टर्म में जो है ना ये अप्लाई नहीं होता, लॉन्ग टर्म में अप्लाई नहीं होता क्योंकि ये शॉर्ट टर्म की बात है। लॉन्ग टर्म में सारे जो है ना वेरिएबल के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट निकाल लिए जाते हैं। और एक लिमिटेशन ये है कि यहाँ पर हम लोग इकोनॉमिक प्रॉफिट नहीं देखते हैं। तो मैंने दोनों बातों को इसलिए एक साथ बता दिया क्योंकि आपका दोनों बातें एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपका एजम्पशन और एक्सेप्शन जो है ना वो आपस में कनेक्टेड है, ये बातें हम लोगों ने जानी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि हम लोग यहाँ पर जो आपका क्या बोलते हैं लॉ इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न और नेगेटिव रिटर्न का बिहेवियर देखेंगे। तो पहले मैं आपको याद दिला दूं कि इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पर इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न और नेगेटिव रिटर्न तीनों वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। बोला जाता है इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, लेकिन यहाँ पर इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ये सारे फैक्टर्स को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न और नेगेटिव मार्जिनल रिटर्न। नेगेटिव के साथ जो है ना ये सिर्फ नेगेटिव रिटर्न नहीं, नेगेटिव के साथ मार्जिनल रिटर्न वर्ड भी इस्तेमाल किया जाएगा। नेगेटिव मार्जिनल रिटर्न, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न और नेगेटिव मार्जिनल रिटर्न, ये शब्द भी जो है ना वो बताए जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो के बाद जो है ना हम लोग शायद हमारा अगला वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। उसके बाद हम लोग स्टडी मटेरियल पे आएंगे। इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल की सारी चीज़ों को मैं कवर करवा के दूंगा। फिर आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होगा वो मैं करवा के दूंगा। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपकी प्रिपरेशन परफेक्ट मानी जाएगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर्स आपको पसंद आ रहा होगा। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, आप नंबर नोट कर लो 977111650002। आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। अगर यूट्यूब पे अगर आपने वीडियो देखा होगा तो ज़रूर से वहाँ पे कमेंट करके अपना फीडबैक बताना, और नहीं तो फिर व्हाट्सअप कर देना 977111650002 पर। ठीक है, अगला वीडियो तक के लिए जय राम जी की।